स्वागत है आपका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन में है बाजार एक बार फिर से नया रिकॉर्ड छूते हुए बैंक निफ्टी, और अब तो निफ्टी भी आपको तेजी दिखा रहा है। 0.5% ऊपर 18,600 के करीब आपको आते हुए दिखाए। कल जो हमने देखा था कि बाजार एक रेंज में अटके हुए थे, उसके कंपैरिजन में अगर आज का एक्शन देखें तो डेफिनेटली ज्यादा चुस्ती वाला आपको बाजार बनते हुए दिख रहा है। बैंक्स का है पूरा सहारा, मिड कैप स्मॉल कैप में तेजी लगी हुई है और थोड़ा सेक्टोरल रोटेशन भी आज होते हुए दिख रहा है। तो आने वाला 1.5 घंटा काफी एक्साइटिंग रह सकता है बाजार के लिए। और जो सुबह हम बात कर रहे थे, एक 44,000 का अनफिनिश्ड बिजनेस है, सिर्फ 18 पॉइंट दूर रहा रिकॉर्ड है अब तक का, बट एक अटेम्प्ट बैंक निफ्टी फिर से इस बड़े लेवल के लिए करते हुए दिख सकता है। तो 1.5 घंटे का एक्शन दमदार होना चाहिए। आइए इसे बढ़ाते हैं आगे। अनिल जी, गुड आफ्टरनून सर। नहीं, मजा नहीं, वेरी गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून, सुपर्ब आफ्टरनून, बहुत ही बढ़िया वाली बढ़िया वाली आफ्टरनून। आफ्टरनून। ऐसी तो चाहिए आफ्टरनून कि मॉर्निंग में सुस्ती और दोपहर में चुस्ती। आमतौर पर आदमी मॉर्निंग में ज्यादा जोश में होता है, दोपहर में आता है सुस्त हो जाता है, पावर लेवल हो जाता है। हाँ, सो यही तो मार्केट चाहिए। खुले नीचे बंद ऊपर हो, सबको मौका मिला है। आज तो मौका मिला है। अब इससे ज्यादा अगर किसी को चाहिए तेजी करने के लिए तो फिर हमारे पास तो नहीं है भाई साहब। 525 पॉइंट आपका डाउ बढ़े, ठीक है। FIs का बिकवाली का फिगर पिछले 3-4 दिनों का सबसे छोटा है, ठीक है। आपके महंगाई के आंकड़े इतने घटकर आए, ठीक है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी घटे, वो भी अच्छी खबर। तो अब इसके बाद नहीं बढ़ना तो कब बढ़ना है? और 2 हफ्तों से सुस्ती चल रही है, टाइम पास चल रहा है। अभी तो टाइम आया है कि आप थोड़ा आगे बढ़े। तो हमारा जो इरादा था कि 44,000 आज ही होना चाहिए, लगभग 43,983 को मैं तो 44,000 ही मानता हूँ। हाँ, इतना तो मैं तो मानता हूँ, राउंडिंग कर सकते। हमारा ऊपर का टारगेट आज 43,975 का था, 983 का हाई हो गया। करेक्ट। और जहाँ खुले वहीं लेना है, नीचे आए तो और लेना ही लेना है, टुकड़ों टुकड़ों में लेना है ना, चिंता ना करें। तो आप देख लीजिए, डे हाइपर मार्केट है, 18,600 625, वो 600 तो दिख नहीं है, 600 दिख गया। अब 600 के आगे क्या, ये इंपॉर्टेंट है। तो जो हो गया वो तो हो गया, अब कॉलर ऊंची करके फायदा नहीं है। अब आगे अगले 1 घंटे का एक्शन, और बहुत बेहतरीन, बहुत इंटरेस्टिंग डेटा बनकर आ रहे हैं मेरे पास में, जिसका विश्लेषण मेरा तैयार हो रहा है। और 2 इंपॉर्टेंट लेवल पर के आसपास बाजार है। निफ्टी 18,600, बैंक निफ्टी 44,000, ठीक है। क्वेश्चन मार्क, बड़ा सवाल, क्या इन 2 लेवल के ऊपर निकलकर टिक पाएंगे या नहीं? अब ड्राइवर सीट पे कौन बैठेगा, बैंक निफ्टी या निफ्टी कहेगा गाड़ी आज भाई चलाएगा? अब तक तो बैंक अभी तक तो बैंक अच्छी चला। सो ये एक इंटरेस्टिंग इक्वेशन बन रही है, जिसका हम थोड़ी देर में विस्तार से विश्लेषण करेंगे। तब तक 2:30 बजे तक रुझान, व्यू, मूड पॉजिटिव रखिए। कहीं कोई ऐसी खास चिंता की बात नहीं, दिक्कत की बात नहीं है। डाउ में अभी भी 200-300 पॉइंट की जगह है ऊपर की तरफ, और हमारे बाजार भी 18,600 के आसपास हैं। 50 से 65 पॉइंट की जगह और है भी। 18,650 665 तक की तो जगह है। फिर रिव्यू करेंगे, तो डेटा तैयार करें। तब तक मूड माहौल पॉजिटिव रखिए। स्टॉक्स की तरफ आ जाइए, थोड़ा स्टॉक्स की तरफ ज्यादा, थोड़ा स्टॉक, क्योंकि 2 बड़े लेवल के आसपास है ना, 18,600 और 44,000। यहाँ स्टॉक्स पे आइए थोड़ा। ओके, अंडरस्टूड सर। तो चलिए स्टॉक्स पर थोड़ा फोकस करना है। आइए फिर खबरों वाले शेयर्स जो हैं वो भी जान लें। अनिल जी जैसे कह रहे हैं, हमारे एक्सपर्ट्स भी जुड़ेंगे, ट्रेड्स की बारे में बताएंगे, ट्रिगर्स भी हैं। पहले थोड़ी खबरें ही देख लेते हैं कि आज कौन से स्टॉक्स आपको ज्यादा एक्शन में दिख रहे हैं खबरों के दम पर। अरमान और कुशल दोनों हैं तैयार। अरमान, गुड आफ्टरनून, बताएं कौन सी खबरों पर है नजर हमारी? जी, सबसे पहले पीटीसी इंडिया पर ध्यान रखिएगा, जो कि हमारे एक्सक्लूसिविटी सूत्रों के हवाले से एक खबर आती हुई दिखी है कि जो पीटीसी इंडिया के प्रमोटर कंपनी में जो है अपनी हिस्सेदारी जो है वो बेच सकते हैं, जिसमें एनटीपीसी, पावर ग्रिड, एनएचपीसी और पीएफसी का जो हिस्सा है वो बेचने का विचार है, जो लगभग 4% के आसपास की जो है हिस्सेदारी है। उसी के साथ साथ प्रमोटर कंपनी ने जी बिजनेस के जो सवाल थे उस पर जवाब नहीं दिया है। एनटीपीसी की अगर आप बात करें तो वहां पर जैसलमेर सोलार पीवी प्रोजेक्ट से जो कमर्शियल उत्पादन है वो उन्होंने शुरू कर दिया है। अगर 150 मेगावाट और 90 मेगावाट जो है प्रोजेक्ट्स जो हैं वो वहाँ पे उत्पादन शुरू हो गया है। एबी कैपिटल, जो ब्लूमबर्ग के हवाले से खबर आती हुई दिखी है कि इंश्योरेंस ब्रोकरेज यूनिट बेचने पर विचार कर रहे हैं। उसी के साथ साथ फाइनेंशियल सर्विसेज कारोबार की जो है रीस्ट्रक्चरिंग पर भी विचार किया जा रहा है। टीसीएस गुजरात सरकार के साथ उन्होंने करार किया है और ये स्कूलों में डिजिटल स्किल विकसित करने के लिए जो है ये करार किया गया है। नवंबर महीने का सीएम का डेटा आता हुआ दिखा है। पीवी बिक्री अगर आप देखेंगे तो लगभग 28% बढ़कर आई है। वहीं पैसेंजर कार की अगर बिक्री देखेंगे वहां पे 30% की बढ़ोतरी आती हुई दिखी है। और मोटरसाइकिल
मोटरसाइकिल की अगर बिक्री देखेंगे तो वहां पर भी लगभग 13% के आसपास का उछाल है। वेदांता, ये भी ब्लूमबर्ग के हवाले से खबर आती हुई देखिए कि जापान की इन्होंने 30 टेक कंपनियों के साथ करार किया है। और किस लिए करार किया है? क्योंकि सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग जो है उसके लिए उन्होंने करार किया गया है। टाटा मोटर्स, जनवरी में उन्होंने ये अपडेट दिया है कि जनवरी में सीवी की कीमतें जो हैं वो 2% तक बढ़ाएंगे। डायग्नोस्टिक कंपनी पर भी आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि नई दिल्ली में अगर आप बात करेंगे तो वहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक में लगभग 450 तरह के जो मेडिकल टेस्ट है वो मुफ्त होंगे। और ये कब से होने वाले हैं? 1 जनवरी से। एसबीआई, जहाँ पे बल्क टर्म एक मिनट क्या हो रहा है सर? ये नई दिल्ली में कौन करेगा मुफ्त टेस्ट? सर सरकार करेगी मुफ्त में? यस सर, 450 तरह के मेडिकल टेस्ट। अच्छा, 450 तरीके के? यस सर। 212 तो ऑलरेडी हो गए हैं सर, उन्होंने ऐलान कर दिया था, अभी 200 और अभी और ऐड कर दिए। नहीं मतलब टोटल 450 टेस्ट फ्री करेगी है? 450 तरीके के 450 तरीके। हाँ, तो फिर 450 से ज्यादा टेस्ट तो क्या होते होंगे? इसमें तो हर एक टेस्ट आ गया, सब आ गए। एक दिन दिल्ली जाके आए तो वो भी मतलब एयर फेयर में भी सस्ता पड़ेगा सारे टेस्ट तो। हाँ मतलब अपने को भी है सुविधा दिल्ली जाके आए तो, जैसा खाली बंसल जी जैसे लोगों के लिए है? बंसल जी बधाई हो, आपके सारे टेस्ट फ्री होंगे। नहीं देखिए अनिल जी, इस पे मैं अपना एक टिप्पणी करना चाहता हूं। अनिल जी देखिए, सुबह से चल रहा है ट्विटर के ऊपर भी, और ज्ञानी अनिल जी बोल रहे हैं कि वो शेयर गिर गए, डॉक्टर लाल, मेट्रो पुलिस और ये सब शेयर मतलब कि खराब है। अनिल जी एक चीज बताइए कि जो लोग मोहल्ला क्लिनिक में जाके इस सुविधाओं का लाभ लेंगे, क्या वो लोग प्राइवेट लैब में जाके टेस्ट कराते हैं क्या अनिल जी? तो अनिल जी ये फ्री वाली पॉपुलेशन अलग है और पेड वाली पॉपुलेशन अलग है, तो दोनों अनिल जी अलग अलग चीजें हैं। जो लोग लैब में या प्राइवेट जगह जाके टेस्टिंग कराते हैं वो अनिल जी उनका मोहल्ला क्लिनिक से कोई लेना देना नहीं है। दोनों का अनिल जी मतलब कि जो जाने वाला व्यक्ति है, अरे बंसल जी, अरे बंसल जी आप समझ नहीं रहे हो। मोहल्ला क्लिनिक में अरे बंसल जी आप समझ नहीं रहे हो। जैसे आपके दोस्त है कुणाल जी, बराबर है, ये इधर हिमांशु जी बैठे हो, फॉर एग्जाम्पल हिमांशु जी समझ लो, वो बोल रहे क्या फर्क पड़ता है, मुफ्त में हो रहा, जाके करा के आ जाता हूँ, मानूंगा नहीं मानूंगा मेरी मर्जी, अगर कुछ खराब निकल गया तो दूसरी जगह और कराऊंगा, फिर उस पर भरोसा नहीं करूंगा। इतना तो कर ही सकते हैं। बिल्कुल नहीं देखिए अनिल जी, इस चीज से भी अनिल जी मैं इत्तेफाक नहीं रखता। इनफैक्ट मतलब कि फैमिली के अंदर, रिलेशंस के अंदर भी अनिल जी होता है। अनिल जी जोक्स अपार्ट, अनिल जी फैमिली के अंदर, रिलेशंस के अंदर भी होता है। लोगों के अनिल जी वो जो इंश्योरेंस होते हैं ना सीनियर सिटीजन के, तो वो ऐसा सोचते हैं कि बहुत बड़ी प्रिविलेज मिल रही है, वो CGHS मिल रहा है, ये मिल रहा है, जबरदस्ती इलाज कर लेते हैं। अनिल जी फ्री में अगर आपको 1 चम्मच चीनी मिल रही होगी तो आप अनिल जी उसको नहीं लेंगे। तो अनिल जी फ्री में इलाज भी नहीं कराना चाहिए, अगर जरूरत हो तभी कराना चाहिए अनिल जी। अच्छा ओके, बंसल जी इज देम अगेंस्ट फ्रीबीज। ओके बढ़िया, चलिए तो ये है आपके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग खबर। आइए आगे और खबरें क्या क्या है बताएं। यस सर, बाकी कुछ ब्लॉक डील्स हैं जिसमें आप IOC लगभग 14 लाख शेयर, PNB 33 लाख शेयर, मदरसन सुमी 10 लाख, ICICI बैंक 13 लाख और IIFL वेल्थ में लगभग 3.5% इक्विटी के अगर देखेंगे ब्लूमबर्ग के हवाले से कई सौदे होते हुए दिखे। ओके, तो कई सारी खबरें हैं और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी थे। कुशल बताएं इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स बाजार के लिए। गुड आफ्टरनून दीप। ट्रिगर्स में आज तो पेटीएम फोकस में रहेगा। अभी तक अब देखना है कि बायबैक को लेकर फाइनल क्या अनाउंसमेंट इनकी आती है। साथ ही नवंबर महीने का CPI आंकड़ा US का, ये भी आपके सामने आज शाम को आता हुआ दिखेगा। कल 14 दिसंबर यहाँ पर भारत का WPI आंकड़ा नवंबर महीने का ये आपके सामने आएगा। CPI हमने देखा ही 11 महीनों के निचले स्तरों पर आते हुए दिख रहे हैं। साथ ही पूनावाला फिनकॉर्प यहाँ पर बोर्ड बैठक है कंपनी की। इनफैक्ट पूंजी जुटाने पर तो होगा ही यहाँ पर विचार, साथ ही कंट्रोलिंग स्टेक ये बेचने वाले हैं पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस पर। तो फाइनल डिसीजन यहाँ पर क्या बनता है ये देखना अहम होगा। एफएल इंडिया ये भी फोकस में रहेगा। इनफैक्ट कामत होटल्स भी आप काउंट कर लीजिए, क्योंकि पूंजी जुटाने पर इन दोनों कंपनियों की बोर्ड बैठक कल के दिन में होने वाली है। सुला वाइनयार्ड्स यहाँ पर IPO इनका बंद होता हुआ दिखेगा। साथ ही US की फेड पॉलिसी हमारे सामने आएगी और नवंबर महीने का UK का CPI आंकड़ा भी आपके सामने रखा जाएगा। जहां तक 15 दिसंबर गुरुवार की बात है, रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट स्कीम, इसके अंतर्गत
आयरन एंड स्टील, केमिकल्स और साथ ही फार्मास्यूटिकल्स भी शामिल होते हुए नजर आएंगे। पीवीआर आइनॉक्स लेजर पर जो मर्जर है इनका, इसको लेकर एनसीएलटी पर अंतिम फैसला आता हुआ दिखेगा। साथ ही ईक्लक्स सर्विसेज बायबैक के फाइनल टर्म्स एंड कंडीशंस पर कंपनी बोर्ड बैठक करती हुई दिखेगी। इनफैक्ट रोलिंग सेगमेंट से ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट में यहाँ पर भी आपको फोकस रखना है, क्योंकि कुछ एक स्टॉक्स यहाँ पर ट्रांसफर होंगे। एनएक्सटी डिजिटल, सद्भाव इंजीनियरिंग और पीपीएपी ऑटोमोटिव इसमें शामिल है। अबांस होल्डिंग, इसका आईपीओ बंद होता हुआ दिखेगा। साथ ही लैंडमार्क कार्स, इन दोनों कंपनियों के आईपीओ बंद होते हुए नजर आएंगे। अंत में ग्लोबल इवेंट के लिहाज से बैंक ऑफ इंग्लैंड और ईसीबी के ब्याज दरों पर फैसला आएगा और साथ ही यूएस का रिटेल सेल्स और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा भी आपके सामने आता हुआ दिखेगा। बहुत सारा डेटा आने वाला है, कुछ डेटा ऑलरेडी आ चुका है जिस पर बाजार पॉजिटिव रिएक्ट कर चुके हैं। चलिए यहाँ पर आपको रखनी है नजर। ढेर सारे ट्रिगर्स, ढेर सारा एक्शन। बिल्कुल बढ़ते आगे, वक्त है सभी एक्सपर्ट से मुलाकात करने का। देख लीजिए स्क्रीन पर कौन कौन है। राकेश जी को हमने देखा था, कुणाल जी भी आगे हैं, सिमी जी, सुमित जी, हिमांशु जी और नितिन जी। 4 लोग दिल्ली के आज। ओहो, दिल्ली के लिए खुश खबर तो 4 लोग दिल्ली के तैयार हैं और दिल्ली की खुश खबर पे ज्यादा डिटेल देने के लिए कुशल भी तैयार है। उससे पहले जल्दी से एक बिगुल पहले नितिन जी के लिए निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुराद। बताएं नितिन जी। अनिल जी, यहाँ पे फोकस होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज पे, और रिलायंस इंडस्ट्रीज की 2620 स्ट्राइक की कॉल जो करीब करीब एट द मनी कॉल हो गई, ये मुझे 57 में मिल रही है। इसको खरीदेंगे, जिसका स्टॉप लॉस होगा 40 रुपए का, और इसके टारगेट होंगे 85 से 90 रुपीज का। अब जैसे यहाँ से जो रैली बनेगी उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि रिलायंस का कंट्रीब्यूशन मिलना चाहिए, क्योंकि रिलायंस कंटिन्यूअस लास्ट 10 दिनों से गिर रहा है, अब बिल्कुल सपोर्ट के आसपास है। तो हम 2600 के आसपास सपोर्ट है और वहां पे बाइंग डेटा भी दिखा है, तो 2620 की कॉल ऑप्शन ले रहे हैं 57 में, 90-95 का टारगेट रख रहे हैं और 40 रुपए का स्टॉप लॉस रख रहे हैं। ये है आपके लिए रिलायंस का 2620 का कॉल ऑप्शन खरीदने की राय नितिन जी का। नितिन जी, पहले तो 1 मिनट कॉल ऑप्शन के पहले बधाई स्वीकार करें सर। कल दोपहर का। यस। अच्छा, मैं ऑनेस्टली बताऊं आपको, नितिन जी बुरा तो नहीं मानेंगे, सही बताऊंगा तो? जी हाँ जी अनिल जी, जी बताएं। एक्चुअली यार है ना, जब कल आपने उस समय जब कॉल दिया था ना, 18,438 था निफ्टी स्पॉट लेवल। यस। और मैं बोला यार नितिन जी क्या कर रहे हैं, 18,500 का इतना ऊपर का कॉल, एकदम उल्टा, मतलब मूड के विपरीत जाकर ये बड़ा बोल्ड कॉल है। मैं दीप को बोल भी रहा जी, मैंने कहा बड़ा बोल्ड कॉल दिया, लेकिन वाह क्या गजब का कॉल। 120-125 के टारगेट लिए 110-11 तो कल ही हो गया था और आज तो उससे कहीं ज्यादा होगा। तो सर उसके लिए बधाई आपको। थैंक यू अनिल जी। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया रहा। आइए बढ़ते आगे, और एक बोल्ड डिसीजन जो दिल्ली सरकार ने लिया है, जिसकी वजह से आई डोंट नो, उसी की वजह से किसी और वजह से डॉक्टर लाल पैथलैब यहाँ पर बड़ी तेज गिरावट नजर आ रही है आज। तो जरा कुशल से समझते हैं क्या कुछ हो रहा है, कुशल बताएं। सर 5% से ज़्यादा इंट्राडे में डॉक्टर लाल पैथलैब में हमें गिरावट देखने को मिली थी, और कहीं ना कहीं इसकी सबसे बड़ी वजह यही बन रही है कि इनका दिल्ली एनसीआर में जो बड़ा एक्सपोजर है उस वजह से इम्पैक्ट यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है। इनफैक्ट 1 जनवरी से दिल्ली सरकार 450 प्रकार के जो मेडिकल टेस्ट है वो मुफ्त देने वाली है, और डेफिनेटली इसके अंतर्गत जो सरकारी हॉस्पिटल है और मोहल्ला क्लिनिक्स है उसमें यहाँ पर ये फ्री टेस्ट दिए जाएंगे, जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे थे। इनफैक्ट 212 टेस्ट तो पहले ही इन्होंने मुफ्त कर दिए थे, 238 टेस्ट इसमें और एडिशनली जोड़े गए हैं। तो डेफिनेटली इस वजह से जो काफ़ी सारे डायग्नोस्टिक लैब्स में टेस्ट होते हैं, और खासकर अरविंद केजरीवाल ने ये ट्वीट कर भी कहा है कि यहाँ पर जो प्राइवेट हेल्थ केयर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनके लिए ये प्राइमरली अब फोकस बन रहा है कि जो फ्री मेडिकल टेस्ट ये देते हुए दिख रहे हैं, उस वजह से यहाँ पर बड़ा फोकस है। अब परसेंटेज वाइज देख लेते हैं कि यहाँ पर डॉक्टर लाल पैथलैब का दिल्ली एनसीआर में कितना इनका एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू आता है। करीबन 34% FY22 में इनकी एनुअल रिपोर्ट देख रहा था, तो वहाँ से इनका कॉन्ट्रीब्यूशन आता है, और साथ ही जो रेस्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया है वहाँ से 28% कॉन्ट्रीब्यूशन आता है। यानी कि अगर आप कुल नॉर्थ इंडिया को मिलाकर देखेंगे तो लगभग 62% ये ओवरऑल इनके रेवेन्यू में कॉन्ट्रीब्यूट करता हुआ नजर आता है। तो डेफिनेटली यहाँ पर बहुत ही स्ट्रांग होल्ड है इनका, और इस तरह का जो डेवलपमेंट हुआ है वो इनके लिए डेफिनेटली नेगेटिव रह सकता है। इसी वजह से डॉक्टर लाल पैथलैब आपको 5% से ज्यादा की इंट्राडे गिरावट आज के सत्र में दिखाता हुआ नजर आया। ओके, डॉक्टर लाल पैथलैब, तो खाली डॉक्टर लाल पैथलैब ही क्यों, बाकी क्यों नहीं? बाकियों का बहुत ज्यादा परसेंटेज शेयर नहीं है दिल्ली एनसीआर में या फिर नॉर्थ इंडिया में इन पर्टिकुलर। अच्छा, ओके। तो दिल्ली में ये जो मुफ्त की टेस्ट की जा रही है 450,
जिसके लिए साफ साफ मना कर दिया है बंसल जी ने कि वो बिल्कुल भी इसका फायदा नहीं उठाएंगे। दिल्ली के 3 मेहमान और हमारे साथ हैं। ओके, कुणाल जी, नितिन जी और हिमांशु जी, आप बंसल जी के साथ हैं या बंसल जी के अगेंस्ट हैं? बताएं, हाथ कर। अच्छा, बंसल जी के साथ कौन कौन है? कुणाल जी, नितिन जी बहुत धीरे धीरे कर रहे हैं और हिमांशु जी सोच रहे हैं अभी तो इस वीकेंड पे पैसे लगे मेरे, बंसल जी के साथ खाने गया था। हिमांशु जी, वो पैसे आप ही के लगे थे? बिल आपने भरा? जी अनिल जी। हाँ, फिर बंसल जी के चक्कर में पड़ेंगे, फिर मुफ्त वाला का माल हाथ से निकलेगा। कुणाल जी, वैसे तो आप दिल से हमेशा बंसल जी के अगेंस्ट है, लेकिन इस खास मुद्दे पर अगेंस्ट होने की वजह? जी अनिल जी, देखिए मैं बंसल जी के साथ हूँ। अनिल जी, वजह यह है कि अनिल जी जोड़ियां स्वर्ग में बनती हैं, ऐसा मैंने सुना है। हाँ। तो अनिल जी बंसल जी के साथ तो जो अनिल जी ये जन्मांतर का संबंध है, तो अनिल जी न चाहते हुए भी निभाना ही पड़ रहा है अनिल जी। ओहो, अच्छा, उसमें बाकी टेस्ट तो करवा के आएंगे ना आप मुफ्त वाला? अनिल जी, बंसल जी अगर टेस्ट कराने जाएंगे तो मैं साथ में जाऊंगा अनिल जी। चलो, बढ़िया है। तो ये है आपके लिए डॉक्टर लाल पैथलेब की गिरावट की वजह कि दिल्ली सरकार ने कहा 445 तरह के अलग अलग जो टेस्ट हैं वो मोहल्ला क्लिनिक में मुफ्त में किए जाएंगे। यहाँ पे सब मेजर टेस्ट तो अब इसमें कवर हो ही जाएंगे। इससे बात तो बचा क्या है? क्या बचा? चलो, बढ़िया। आइए बढ़ते हैं आगे, और अब वक्त है हमारी एक एक्सक्लूसिव खबर पर। पूरा एक और बड़ा डेवलपमेंट जो होता दिखा है, और ये खबर लगभग हर एक ब्रोकर के काम की है। जी हाँ, जो भी ब्रोकर इस बिजनेस में है वो इसे ध्यान से सुने, और जो भी ब्रोकर अपने आप को बड़ा समझते हैं वो और ज़्यादा ध्यान से सुने, और जो अपने आप को बड़ा नहीं समझते लेकिन बड़ा बनना चाहते हैं वो और भी ज़्यादा ध्यान से सुने। थोड़ी देर में आ रही है, तब तक बिगुल हिमांशु जी के लिए हिटमैन हिमांशु। हिमांशु जी फरमाएं। अनिल जी, टाटा कम्युनिकेशन में 1380 स्ट्राइक की कॉल खरीदनी है। 40-38 रुपए तक इसको ऐड करके चलना है। स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 30 रुपए के नीचे का। टारगेट रहेगा 60 रुपए और 70 रुपए। टाटा कम्युनिकेशन की 1380 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन में खरीदारी करें। 60 और 70 रुपए के टारगेट, स्टॉप लॉस 32 रुपए का। अनिल जी, ये आज एक अपर सर्किट का एक परफेक्ट कैंडिडेट है। एक परफेक्ट कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट यहां पर देखने को मिला। काफी अच्छा डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम है, और जिस तरह से चार्ट सेटअप प्लेस्ड है अनिल जी, मेरा ऐसा मानना है कि टाटा कम्युनिकेशन का जो फ्यूचर्स हैं वो 1420 से 1425 रुपए तक के टारगेट्स आज के इस सेशन में दिखाने का पोटेंशियल रखता है। तो काफी हाई कनेक्शन ट्रेड है। एट द मनी स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन खरीदारी करें। 60 और 70 रुपए के टारगेट्स यहां पर आते हुए नजर आ सकते हैं। कन्विक्शन ट्रेड है, और स्पेशल 25 का भी स्टॉक था हमारा। ये तो बड़ा कन्विक्शन रहा है। थोड़ी अच्छी रैली भी हुई है, फिर कंसोलिडेट भी हुआ, अब वापस एक्शन में आ रहा है। नहीं, दीप, ये तो बहुत बढ़िया शेयर है। मैं बोल रहा हूँ कि अगर इसकी सिर्फ 1-2 क्वार्टर की अगर अच्छी जो परफॉर्मेंस आ जाए ना, तो ये स्टॉक ऐसा कमाल कर सकता है कि आप सोच नहीं सकते। और उसका रीजन बताऊँ कि अगर मैं जो सोचता हूँ अगर वैसा ये परफॉर्म करे तो एक दिन ये स्टॉक निफ्टी में दिखेगा आपको। वाह, ये मेरी कैलकुलेशन है इस स्टॉक को लेकर, क्योंकि जिस बिजनेस में वो परफेक्ट है, आई मीन इंटरनेट, टेलीकॉम, डिजिटल, फ्यूचर तो इसी का है ना यार, फ्यूचर तो इसी का है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट बिजनेस में है, और बस आने दो, थोड़ी परफॉर्मेंस आए, फिर मजा आएगा। देखो तो आज क्या चल रहा है, ये थोड़े ढूंढने की कोशिश करता है। हाँ, आज का रीजन तो मुझे भी नहीं समझ आया। फ्यूचर्स का स्टॉक किसी को कोई आइडिया है आज कोई इसके टाटा कम्युनिकेशन के इतनी दौड़ लगाने की वजह? आप में से पैनल में किसी को आइडिया हो? नहीं ना, कोई खबर ऐसी सुनने में तो नहीं आई ना? खबर भी सुनने को नहीं। अच्छा, क्या हो गया? ओके, चलिए देखो कितनी बढ़िया बात है। बिना खबर के इतना भाग सकता है, खबर पे तो क्या करेगा। ओके जी, ठीक है सर। तो टाटा कम्युनिकेशन रेडार पर रखिए, हमारा स्पेशल 25 स्टॉक भी है ये। आई सुमित जी के लिए बिगुल, सुमित के सुपर हिट। बताएं सुमित जी। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून दीपांशु। दीपांशु, मेरे पास सेल साइड का कॉल आया है। स्टॉक विच इज नॉट लुकिंग गुड इज जुबिलिएंट फूड। जुबिलिएंट फूड चार्ट्स के ऊपर अच्छा नहीं दिख रहा है, चार्ट्स के ऊपर खराब दिख रहा है। स्टॉक का स्ट्रक्चर कंटिन्यूसली वीकनेस का रहा है। पिछले कुछ हफ्तों में, पिछले
3 महीनों में स्टॉक ने ऊपरी लेवल से दबाव दिखाया है, बीच बीच में बाउंस बैक आता है, लेकिन फिर से सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। अभी भी जुबिलेंट फूड वीक लग रहा है, कल का लो तो ब्रेक हो ही चुका है, रिसेंट के लोस के नीचे है। जुबिलेंट फूड फ्यूचर्स में भी ट्रेड कर रहा है 525-526 के बीच में, इसको यहां पे बिकवाली करके काम करना है। 535 रुपए का इसके अंदर ऊपर में स्टॉप लॉस लगाना है। अब नीचे में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं जुबिलेंट फूड में, मुझे ऐसा लगता है कि नीचे के अंदर 515 का पहला टारगेट बनेगा, तो जिन्होंने सेल पोजीशंस ली है वो लोग पोजीशंस होल्ड करें और यहां पे फ्रेश बिकवाली करें। 515 का पहला टारगेट, 515 का लेवल टूटता है तो ये 500 रुपए का लेवल भी आने वाले दिनों में ब्रेक करेगा। थोड़ा सा भी मार्केट्स में प्रॉफिट बुकिंग आया तो जुबिलेंट फूड में करेक्शन पहले देखने को मिलेगा। इसमें ऑप्शन के जरिए भी ट्रेड लिया जा सकता है। जुबिलेंट फूड का 520 वाला पुट अभी 11 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। 7 रुपए का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर में 16 रुपए से लेके 20 रुपए तक के टारगेट जुबिलेंट फूड के 520 के पुट के अंदर देखने को मिल सकते हैं और फ्यूचर्स में 515 और 500 ये लेवल देखने को मिल सकते हैं। बिकवाली करें जुबिलेंट फूड। 515 और 502 टारगेट के लिए करनी है आपको बिकवाली 535 का स्टॉप लॉस लगाकर, जो द स्टॉक विच इज नॉट लुकिंग गुड जुबिलेंट फूड यही है, बराबर सेम सुमित जी। बिल्कुल अनिल जी, सेम टू सेम। जो सुमित जी ने कहा कि जो स्टॉक मेरे पास बिकवाली के लिए आया है, कहाँ से आया है सुमित जी? मतलब आपने खुद ने ढूंढा चार्ट वार्ट पे या किसी ने भेजा आपके पास? नहीं, जस्ट टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस। अनिल जी, मेरा कहने का मतलब ये था कि जो स्टॉक अभी चार्ट्स पे बिकवाली पे रडार पे आया है, ओके, वो है जुबिलेंट फूड। हाँ, नहीं अच्छा, हमने मतलब पूछ लिया, नहीं तो हम ये बोल देते हैं कि सुमित जी के पास किसी ने भेजा है कि जुबिलेंट फूड शॉर्ट है, फिर बोलते हैं मीडिया ने हमारे स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ के पेश किया है। बराबर है, तो हमने इसलिए क्लैरिफिकेशन ले लिया, कहीं से आया नहीं है, सुमित जी खुद बुलाया है ढूंढ के। ओके, तो जुबिलेंट फूड में की जाए बिकवाली। बिल्कुल। एक स्टॉक सर, यूको बैंक सर्किट लग गया है, 20% का सर्किट लगा है और 71 लाख शेयर्स के सौदे अभी अभी होते दिखे। इनफैक्ट ऑलमोस्ट 72 लाख शेयर्स के सौदे अभी अभी आपको होते दिखे और अभी अभी सर्किट भी इस पर लग गया है। तो कुछ बड़ा एक्शन यूको बैंक में हुआ है सर, सर्किट पर है और 72 लाख शेयर्स के आपको बड़े सौदे इसमें होते दिखे। बाकी भी पीएसयू, स्पेशली मिड कैप स्मॉल कैप पीएसयू बैंक आज जबरदस्त एक्शन में, बट यूको बैंक आपका पहला सर्किट आज का इस स्पेस से आते दिख रहा है सर इस समय। रखिए इस पर नजर, बड़ी मूव आ रही है। सेंट्रल बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, आईओबी, ये सारे के सारे काउंटर्स आपको अच्छी तेजी में दिख रहे हैं। पंजाब नेशनल बैंक हालांकि वायदा कारोबार के बैन में, उसमें भी है। पंजाब एंड सिंध बैंक, वहां पर भी आपको एक बड़ी तेजी बनती हुई दिख रही है। इनफैक्ट वो भी सुबह सर्किट की तरफ मूव कर रहा था, 11% ऊपर आपको आईओबी दिख रहा है। तो कुछ ना कुछ चल रहा है सर इस स्पेस में, सारे बैंक एक्शन में आ रहे हैं। बहुत कुछ चल रहा है और अच्छा चल रहा है, जो भी चल रहा है। आइए, जिस खबर की मैं बात कर रहा था, जो सारे ब्रोकर्स के बड़े काम की खबर है, वो लेकर आए हैं ब्रजेश। ब्रजेश ने कहा था कुछ समय पहले, 3-4 महीने पहले की बात होगी, कि जो पूरे देश में सबसे बड़े ब्रोकर्स हैं, और वो कहते हैं एक कहावत तो क्या, एक फ्रेज है जो बैंकिंग सिस्टम में आमतौर पर यूज किया जाता है, टू बिग टू फेल। मतलब कोई बैंक इतना बड़ा हो कि वो फेल हो जाए तो पूरा सिस्टम को बिठा दे जी। वैसे ही सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट ब्रोकर्स, यानी कि ऐसे ब्रोकर जो सिस्टम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं, उस पर किसी तरह का अलग तरह का विचार किया जा रहा है। ये एक बड़ी कॉन्सेप्ट है, उस पर कुछ बड़े डेवलपमेंट होते हुए दिखे। ब्रजेश की जो बड़ी खबर थी वो आगे बढ़ती हुई दिखी। आइए ब्रजेश से ही समझाया जाए। ब्रजेश बताएं क्या अपडेट्स है। बिल्कुल, जैसा बैंकिंग में होता है कि सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स होते हैं या एनबीएफसीज होती हैं, इसी तरह का कॉन्सेप्ट जो है सेबी विचार कर रहा था कि ब्रोकर्स के लिए लाया जाए। क्योंकि अगर आप देखें तो बैंक के इतना पैसा, बैंकों के बराबर उतनी बड़ी रकम तो ब्रोकर नहीं हैंडल करते, लेकिन सिग्निफिकेंट अमाउंट जो है ब्रोकर्स के पास जाता है इन्वेस्टर्स का, उनके थ्रू होते हुए। तो अब ये हमने जून में बताया था कि इस कॉन्सेप्ट पर विचार किया जा रहा है, और जो अपडेट है वो ये है कि इसको अगले कारोबारी साल से अमल में लाने की तैयारी की जा रही है। और इस पर हाल ही में ब्रोकर्स के साथ बैठक हुई थी और जहां पर मोटे तौर पर ये कहा गया कि जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है उस पर सबसे ज़्यादा फोकस करना होगा। अगर आप देखें तो जो ब्रोकर्स हैं बड़े पैमाने पर उनके पास क्लाइंट बेस है, एसेट्स हैं, तो इसलिए सेबी को ये लगता है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू, जैसे कि उनके बोर्ड में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हों, कोई सिंगल पर्सन ही पूरे सब कुछ सारी चीज़ों को अपने हाथ में लेके ना चला रहा हो, और उसमें ऑडिट कमेटी हो, नॉमिनेशन कमेटी हो, तो जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के तहत सारी कमिटीज़ बननी चाहिए वो सारी कमिटीज़ बने। इसके अलावा रिस्क मैनेजमेंट को आंकने के लिए बाकायदा व्यवस्था हो,
कंप्लायंस अच्छे तरीके से हो। साइबर सेफ्टी एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है हाल के बरसों में अगर देखें तो ये सारी चीज़ों को देखा जाए, इनके लिए व्यवस्थाएं की जाएं और फिर उसके बाद ये जो बड़े ब्रोकर्स होंगे उनको इन सारी बातों पर ध्यान देना होगा। वजह यही है कि बहुत सारा पैसा ये ब्रोकर्स हैंडल करते हैं और ये व्यवस्था के लिए कहीं जोखिम ना बन जाएं, इसलिए सिस्टमिकली इम्पोर्टेंट ब्रोकर्स का कॉन्सेप्ट जो है आगे बढ़ाया जा रहा है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है जिसमें इन ब्रोकर्स के ऊपर रिस्क मैनेजमेंट के लिहाज से और बाकी चीज़ों के लिहाज से ज़्यादा कंट्रोल किया जाएगा और ये ऐसा काम सेबी करने जा रही है, राइट? बिल्कुल, इसको लेकर पिछले महीने बैठक भी हुई थी जहां पर मोटे तौर पर बात बता दी गई कि ये चीज़ें सोची जा रही हैं। अगर किसी का कोई फीडबैक है तो वो साझा करे और टाइमलाइन जो है वो लगभग आप समझें कि नए कारोबारी साल से इम्प्लीमेंट करने की बात की जा रही है। अगर आप देखें तो जो टॉप 5 डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं उनका ही मार्केट शेयर 59% है। जो बैंक वाले जो ब्रोकर्स हैं उनके यहाँ तो एक तरह से कहें कि पूरा सिस्टम बना हुआ है, कॉपी है, वो सारी चीज़ें हैं। नए ब्रोकर्स के यहाँ भी ऐसा नहीं कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, लेकिन एक फॉर्मलाइज प्रॉपर सिस्टम जो है अगर रहेगा तो वो सबके लिए अच्छा होगा। तो ये बड़ा डेवलपमेंट होने की तैयारी आपके लिए, ये पूरा का पूरा एक्शन जिस पर आपको रखनी है नज़र। ओके, कंप्लायंस भी इससे अच्छी होगी सर और सेफ्टी सिक्योरिटी भी आ जाएगी जो चाहिए। चलिए, तो बड़ा कदम मार्केट रेगुलेटर की तरफ से आ रहा है, इस पर भी रखिए हमारी नजर। जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर आपके लिए आती हुई। जैन साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और एक बार अभी हमने बात करी थी यूको बैंक सर्किट लग गया, धनलक्ष्मी बैंक को एक बार पुल अप करते हैं क्योंकि यहाँ पर भी 2.25% इक्विटी के आपको बड़े सौदे होते हुए दिख रहे हैं और ये काउंटर भी आपको सर्किट की तरफ जाते हुए दिख रहा है। तो धनलक्ष्मी बैंक भी ऑलमोस्ट 20% के सर्किट के करीब आपको आते हुए दिखा है। 2.25% इक्विटी का सौदा इसमें होते हुए दिखा है। तो लगातार मिड कैप बैंक्स ही आपको एक्शन की स्पेस दिखा रहे हैं। 20% के सर्किट पर यूको ऑलरेडी है, धनलक्ष्मी बैंक 18.5% ऊपर आपको दिख रहा है। आईओबी, पंजाब एंड सिंध, सेंट्रल बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये सारे तो आपको मूव करते हुए दिख ही रहे हैं। आइए एक बार जैन साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी एक बार राय ले ली जाए। जैन साहब, बड़ा एक्शन सारे के सारे मिड कैप बैंक्स में आता हुआ सर, और 2 काउंटर्स पे तो सर्किट भी लग रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देर आए दुरुस्त आए। इनफैक्ट ये बैंक्स बहुत लेट परफॉर्म किए मगर जबरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं और रीजन भी है। देखिए, सरकार ने जो इनिशिएटिव्स लिए है पास्ट में, कितने सारे, मतलब आप देखिए 2017 में पहली बार रिकैपिटलाइजेशन की न्यूज आई थी, फिर उसके बाद नॉन स्टॉप डेट्स को लेकर काफी इश्यूज थे, एसेट क्वालिटी को लेकर इश्यूज थे, बैड बैंक बनाया गया। इन सब का देखिए अब पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। और आज इत्तेफाक देखिए, मैं जब ऑफिस आ रहा था सुबह शो करके, इनफैक्ट जैन साहब के जेम्स के बाद में ऑफिस आ रहा था, तो मैं एक जने के घर के बाहर यूनियन बैंक के, मैं नाम ले लिया, मतलब कुछ 6 लोग खड़े हैं ड्रेस पहन के और हमारा डेट्स दीजिए, मतलब अलग अलग तरीके से ये लोग अपनी एसेट क्वालिटी को ठीक कर रहे हैं। मैं तो ये बोलूंगा कि इन बैंक्स को हैट्स ऑफ, ये लोग अब आगे आने वाले दिनों में और एसेट क्वालिटी और बेहतर होगी। ये लोग बहुत काम कर रहे हैं एंड कासा रेशियोज भी बहुत बढ़िया बढ़े हैं। सो आई एम वेरी बुलिश। मुझे अभी भी लगता है कि बहुत सारे बैंक्स है पीएसयू बैंक्स में, और इनफैक्ट एक मैं डिस्क्लेमर दूंगा कि हमने बहुत एग्रेसिवली हमारे क्लाइंट्स को नीचे के लेवल्स पे पीएसयू बैंक्स रेकमेंड किए हैं, और मैं बोलूंगा कि जो भी ले रहे हैं ये रिस्क साथ में देख के लीजिएगा कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज अब चेंज हो गए हैं, क्योंकि हर स्टॉक 70% 80% चल चुका है। बट लेने की हिम्मत कब होगी? जब आप ऊपर का लेवल देखोगे, जब आप सेंट्रल बैंक ऊपर देखोगे कि 100 रुपए के ऊपर गया हुआ और उसके बाद आज भी 30 रुपए मिल रहा है। तो इस तरीके से इन बैंक्स को देख रहे हैं इन्वेस्टर्स। सो आई फील कि बिल्कुल इन लेवल्स पे भी स्टॉक्स में एंट्री ली जा सकती है एंड आई एम स्टिल बुलिश। एसेट क्वालिटी बढ़िया, कासास बढ़िया, और आगे आने वाले दिनों में जो काफी मर्जर्स हो रहे हैं और काफी जो सरकार ने इनिशिएटिव्स और भी लेंगे, मुझे ऐसा लगता है आने वाले दिनों में छोड़ेंगे नहीं। मतलब इस बार ये सेक्टर पूरे 5-7 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की तरह 5-7 बड़ी पीएसयू बैंक्स हमारे सामने दिखेगी। बाकी एसबीआई, कैन बैंक, जो एफएनओ वाले स्टॉक्स है वो भी बहुत बढ़िया मजबूती दिखा रहे हैं। पीएनबी बैन में तो इसलिए नाम नहीं ले रहा, बट वन शुड बाय दिस स्टॉक्स। तो ये सारे काउंटर्स पर रखिए नजर। पीएसयू बैंक्स आज का फ्लेवर बन रहे हैं। आइए सिमी जी के लिए एक बिगुल, सिमी के नॉन स्टॉप शेयर्स। बताएं सिमी जी। वेरी गुड आफ्टरनून दीपांशु। फ्लेवर में तो बैंक ही है, चाहे पीएसयू बैंक हो चाहे प्राइवेट सेक्टर बैंक हो। एक
प्राइवेट सेक्टर बैंक येस बैंक मैंने 2 दिन पहले बाय कॉल दिया था, फ्राइडे को दिया था 19 का लेवल पर। अभी ये 23 रुपया 23.5 रुपया है, तो ये अपडेट करना था। अभी मैं एक बैंकिंग स्टॉक ही चूज किया है, इसलिए मैंने अपडेट भी दे दिया येस बैंक का। जो मेरा अभी रडार में होगा, रडार पर है, और जो मुझे लगता है कि एक बढ़िया तेजी के लिए तैयार हो चुका है, वो है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक को करंट लेवल पर खरीदिए, छोटा मोटा डीप मिलता है तो भी एक्यूमुलेट कीजिए स्टॉक में। बड़ा वाला तेजी यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। 45 का पहला टारगेट, 49 का दूसरा टारगेट और 53 का तीसरा टारगेट के लिए सेंट्रल बैंक यहाँ पे तैयार हो चुका है। तो करंट लेवल पर 37 के आसपास भाव है, यहाँ पे खरीद कर चलने का सलाह होगा। चला है ये स्टॉक भी, लास्ट 6 महीने के नजरिए से अगर देखेंगे तो ऑलरेडी ये चला है, पर ये यहाँ से भी बहुत बड़ा टारगेट अचीव कर सकता है। 34 के नीचे स्टॉप लगा के सेंट्रल बैंक को खरीदने का सलाह होगा। 45, 49, 53 ये तीनों टारगेट्स होगा सेंट्रल बैंक के लिए। एक महीने का नजरिया से खरीद कर होल्ड करके रखना पड़ेगा। मुझे लगता है कि सारे जो पीएसयू बैंक छोटे छोटे हैं सारे चलेगा, इसमें सेंट्रल बैंक भी पार्टिसिपेट करेगा। सेंट्रल बैंक 34 रुपए का स्टॉप लॉस, 45, 49, 53, 3 बड़े बड़े टारगेट जिसके लिए करनी है आपको खरीदारी। आइए बढ़ते आगे, और इससे पहले कि सेठी साहब जुड़े, 1 मिनट बाकी है, उस 1 मिनट का सदुपयोग हम करेंगे नितिन जी के लिए बिगुल बजाकर। निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरार का। वैसे तो मैंने 1 मिनट कहा है, लेकिन नितिन जी आप दिल्ली वालों से और कलकत्ता वालों से सीखते हुए अपने कॉल देने के लिए पूरा समय ले सकते हैं, बताएं सर। जी 18,600 की कॉल ऑप्शन लेंगे, 76, 77 में मिल रही है 18,600 की कॉल ऑप्शन, जिसका स्टॉप लॉस होगा 50 रुपए के, और जिसके फर्स्ट टारगेट 95 और दूसरा टारगेट 110 का होगा। मार्केट करेक्शन के बाद बिल्कुल सपोर्ट से वापस इंट्राडे में बाउंस कर रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि क्लोजिंग सेशन फिर ऊपर की तरफ आएंगे हम लोग। तो यहाँ पे हम एट द मनी कॉल ऑप्शन, थोड़ा सा आउट ऑफ मनी होगी, 18,600 की कॉल ऑप्शन खरीदेंगे 76 में। नितिन जी सीखने को तैयार नहीं है। कल भी 18,500 जब पकड़ी नहीं ना, मतलब 1 मिनट, मतलब 1 मिनट में ही कंप्लीट करेंगे ऐसा। वो हाँ, जैन साहब से भी नहीं सीखना चाहते हैं, पैनल पे है फिर भी। ओके चलिए, 18,600 का कॉल ऑप्शन 77 रुपए के आसपास खरीदिए, 50 का स्टॉप लॉस, 95 और 110 रुपए के टारगेट के लिए करनी है आपको खरीदारी। आइए माफ कीजिएगा, बढ़ते हैं आगे, मुलाकात करेंगे सेठ साहब से। स्वागत है आपका सेठी साहब, नमस्कार। बताएं सर क्या है इरादा, और कल का आपका जय कुमार इंफ्रा बहुत ही बढ़िया कमाल का प्रदर्शन करता हुआ दिखा है, बताइए। अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। बिल्कुल अनिल जी, कल जय कुमार इंफ्रा मैंने इसी समय 277 के लेवल पर रिकमेंड किया था। 295 के टारगेट थे, वो अचीव हो गए। ऊपर में 297-98 जाके अभी भी 291-92 के लेवल है, तो एक अच्छी तेजी हुई। और अनिल जी, जो दूसरा अभी पब्लिक सेक्टर बैंकिंग स्टॉक्स की बात हो रही थी, मैंने पिछले सप्ताह मंगलवार को बैंक ऑफ महाराष्ट्र 28 रुपए के लेवल पर रिकमेंड किया था। वो आज वो भी 10-11% ऊपर है, अभी 32.33 के लेवल पे आ गया है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। और आज 2 स्टॉक्स है कैश मार्केट के जिनमें खरीदारी करनी है। फुल दोनों के लिए पहले तो आपको बधाई, और बताएं सर आज का पहला स्टॉक। अनिल जी, आज का जो पहला स्टॉक है वो स्टॉक है तेजस नेटवर्क्स, जो अभी 628 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। ये कंपनी, अभी थोड़ी देर पहले टाटा कम्युनिकेशंस की चर्चा हो रही थी, टाटा कम्युनिकेशंस भी टाटा ग्रुप की कंपनी है, तेजस नेटवर्क्स भी आजकल टाटा ग्रुप की कंपनी है। और दोनों में कॉमन ये बात है कि टाटा ग्रुप की जो कंपनी पेनाटोन फिनवेस्ट, वो जो उसमें 44% हिस्सेदारी ओन करती है, वही इसमें 37% हिस्सेदारी ओन करती है। तो दोनों टाटा ग्रुप की कंपनी है, ओन्ड थ्रू सेम कंपनी, जो ग्रुप कंपनी है पेनाटोन फिनवेस्ट, उसके थ्रू इन दोनों में हिस्सेदारी ले रखी है। मुझे लगता है आज ये जितनी 5G के टेलीकॉम के रोल आउट से जो बेनिफिट हो सकता है, उन सब कंपनियों में अच्छा ट्रैक्शन है। तो ये तेजस नेटवर्क भी एक ग्लोबल R&D ड्रिवन टेलीकॉम इक्विपमेंट कंपनी है, जो कि मेनली ऑप्टिकल फाइबर केबल्स, फिर डेटा नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स, ये सब बनाती है। तो जो भारत में 5G रोल आउट का होना है, उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी ये कंपनी हो सकती है। फिर जो इस सेगमेंट में जितने भी टेलीकॉम सेक्टर में कैपेक्स होंगे, उसका एक बड़ा फायदा
तेजस नेटवर्क्स को भी होगा। टाटा ग्रुप की कंपनी है और फिर जैसे जैसे बजट नजदीक आ रहा है, मुझे लगता है सरकार का जो रूरल इंडिया में ऑप्टिकल फाइबर रोल आउट करने का भी एक फोकस रहेगा, तो उसका भी एक बड़ा बेनिफिट इसको मिलना चाहिए। बाकी FIS भी बुलिश है, 20-21% स्टेक ओन करते हैं, जिसपे निपॉन है, कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, ईस्ट ब्रिज कैपिटल और बाजार के दिग्गज निवेशक विजय केडिया जी भी अराउंड 3.42% स्टेक्स में ओन करते हैं। ये स्टॉक भी अपने हाइट से अच्छा खासा करेक्ट होकर इन लेवल्स पे ट्रेड करता है। मुझे लगता है करंट लेवल्स पे इसको खरीदना चाहिए। मेरा इसमें बहुत ही शॉर्ट टर्म का टारगेट है 675 का, स्टॉप लॉस रखता है 615, 615 रुपए का स्टॉप लॉस। 615 का स्टॉप लॉस, 675 के टारगेट के लिए तेजस नेटवर्क और इवेंचुअली जो सिमिलर बिजनेस है टाटा कम्युनिकेशन का और तेजस नेटवर्क का, काफ़ी लंबे समय से बातें भी होती कि दोनों एक तरह के बिजनेस है, तो फिर दो अलग अलग कंपनियां क्यों। लेट्स सी क्या कुछ होता है, लेकिन ये स्टॉक भी हम 250 पौने 300 रुपए से लगातार पसंद कर रहे हैं। खाली एक ही इसमें इशू है कि अभी तक फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आनी बाकी है, जिस दिन वो आएगी तब हो सकता है टाटा कम्युनिकेशन के साथ साथ इस स्टॉक में भी जबरदस्त एक्शन हो। और जितना 5G रोल आउट बढ़ता जाएगा ये स्टॉक बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन करेगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो ये भी जबरदस्त एक्शन वाला है। आइए अब बढ़ते हैं आगे, और सेठी साहब ने एक तो बता दी, दूसरी बाकी है ना सर, बताइए। हाँ अनिल जी, जो दूसरा स्टॉक है अगेन पसंदीदा फर्टिलाइजर स्पेस से है। स्टॉक का नाम आज दीपक फर्टिलाइजर्स, जो 795 के लेवल्स पे कंपनी स्टॉक ट्रेड करता है। ये कंपनी मेनली माइनिंग केमिकल्स, इंडस्ट्रियल केमिकल्स और क्रॉप न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स जैसे सेगमेंट में काम करती है, जो कि मेनली एक्सप्लोसिव्स, फिर माइनिंग, इंफ्रा और हेल्थ केयर, इन सब सेक्टर को कैटर करती है। भारत की सबसे बड़ी नाइट्रिक एसिड बनाने वाली कंपनी है, जिसका कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के सेगमेंट में 71% मार्केट शेयर है, और बाकी स्पेशलिटी और वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर्स में एक मार्केट लीडर है। जबरदस्त फंडामेंटल्स है। सितंबर 22 में जो पैट था वो आया 275 करोड़ का, जो पिछले साल इस तिमाही में 93 करोड़ का पैट था, तो करीबन 3 गुना पैट आया है पिछले साल के सितंबर तिमाही के कंपैरिजन में। फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी 17.5%। एक कम डेट वाली कंपनी है, जीरो डेट तो नहीं है बट मैनेजेबल एक कम डेट है। अच्छी दर से कंपनी का पैट ग्रो कर रहा है, और इस कंपनी का अगर पैट ग्रोथ की बात करें तो जहां FY20 में सिर्फ 89 करोड़ का पैट था इस कंपनी का, वो बढ़ के FY22 में 687 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया कंपनी ने। बाकी FIS भी बुलिश है, 22.9% स्टेक ओन करते हैं, जो कि जून क्वार्टर में FIS 17.7% थे, अब वो बढ़ के 22.9%। तो उन्होंने इस क्वार्टर में अच्छी खासी हिस्सेदारी बढ़ाई है, जिसमें मेनली एक्सिस है, फिर स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड भी है 4.78%, फिर IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन भी 4.47% स्टेक इस कंपनी में ओन करता है। मुझे लगता है ये स्टॉक अच्छा करेगा, और यहाँ से बजट तक फर्टिलाइजर सेक्टर वैसे भी अच्छा रहता है, तो एक दमदार क्वालिटी की कंपनी, और अपने हाइट से, इसके हाइट से ईयरली 1062 वहां से अच्छा खासा करेक्ट होया हुआ है। मुझे लगता है करंट लेवल्स पे बिल्कुल खरीदना चाहिए। शॉर्ट टर्म टारगेट है 840 के, स्टॉप लॉस है 775। तो ये है आपके लिए दीपक फर्टिलाइजर, 840 का टारगेट, 775 का स्टॉप लॉस, और साथ ही तेजस नेटवर्क्स 675 का टारगेट, 615 का स्टॉप लॉस, दोनों में करनी है आपको खरीदारी। बहुत बहुत शुक्रिया सेठी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी पिक्स शेयर करने के लिए। 2 कैश कॉल्स, दोनों के दोनों बाय। आइए अब 2:30 बज चुके हैं, इनफैक्ट थोड़ा ऊपर ही हो चुका है। लेते हैं अनिल जी की मार्केट स्ट्रैटेजी। सर डाउ फ्यूचर्स थोड़ा मोमेंटम में आने की कोशिश कर रहे हैं, 40 पॉइंट ऊपर हो गए। सुबह एकदम फ्लैट थे, वहां से हल्का फुल्का ही सही बट एटलीस्ट थोड़ा मोमेंटम आया। नैस्डैक फ्यूचर्स भी हल्की फुल्की खरीदारी आपको दिखा रहे हैं। यूरोप के बाजार पर रखिए नजर, वहां पर आपको मिला जुला एक्शन दिखेगा। कच्चा तेल आज थोड़ा ऊपर है $79 के पास, और रुपया दूसरे दिन कमजोर है $17। एशिया में मिला जुला कारोबार था। ऑफकोर्स आज शाम के यूएस के इन्फ्लेशन डेटा पर सबकी नजर बनी हुई है, बट उससे पहले अच्छे मूड में ठीक ठाक फॉर्म में बाजार दिख रहे हैं। बताएं सर क्या करना है। देखो दीप, 2 चीजें जी। पहले तो नीचे की रिस्क क्या है, डेटा बता रहे हैं कि 2 दिन से हम जो एक बात को लेकर जूझ रहे हैं कि 18,500 इसके नीचे बंद ना हो जाए, आज वो रिस्क निकल गई। इसलिए नहीं कि आप 18,570 है जी, आजकल 50-70 पॉइंट ऊपर नीचे होने में टाइम नहीं लगाता। कल भी कैसे नीचे से बढ़े ना हम, तो घटने में भी घट सकते हैं। लेकिन मैं डेटा देख कर कह रहा हूँ वो ये कि 1,14,00,000 शेयरों का ओपन इंटरेस्ट पुट में है 18,500 के, जो हाईएस्ट है, और वो सपोर्ट का काम करेगा। तो आज एक रिस्क तो आपकी कम होगी कि 18,500 के नीचे बंद नहीं होंगे। अब ऊपर कितना जा सकते हैं 3 बजे तक आपको एक ही लेवल पर नजर रखनी है, वो है 18,600, ज़्यादा सेफ्टी के लिए आज से 18,625।
अगर आप 18,600 625 के आसपास या इसके ऊपर बंद होते हैं तो आप कल के लिए और तेजी कर सकते हैं। और उसकी वजह ये है 18,600 के कॉल पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 1,24,00,000 शेयरों का। 18,600 के पुट पर भी 1,10,00,000 शेयर है, यानी कि 18,600 रस्सा कशी वाला लेवल है। अगर 18,600 के ऊपर बंद हुए तो कल के लिए तेजी वाले जहाँ थोड़े हावी होंगे, नीचे बंद हुए तो आपने एक रिकवरी दिखाई है लेकिन अभी भी आप कोई रिस्क से बाहर नहीं निकले। और 18,625 हो जाए तो कहना ही क्या, फिर तो आप एकदम कॉन्फिडेंट होकर और खरीदारी करो। राइट, ठीक है। और अगर एकदम 18,600 के आसपास बंद होते हैं तो कल के लिए वेट कर सकते हैं। वैसे डाउ फ्यूचर्स थोड़ा अपना सपोर्ट देने की कोशिश करें, लेकिन 50 पॉइंट की तेजी में कोई ज़्यादा आप दिमाग लगा नहीं सकते, क्योंकि 50 पॉइंट ऊपर नीचे होते बंद होते होते 300 से 500 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो अब पता नहीं, और 34,000 पे डाउ है। सो लेट्स सी क्या कुछ होता है, लेकिन अपने एक ही चीज़ पे फोकस करना है। 18,600 के ऊपर टिके रहेंगे, बंद होंगे तो तेजी के रुझान के साथ रहना, और नहीं तो ठीक है एक रिकवरी वाला माहौल है, फ्रेश लॉन्ग नहीं करना है। फ्रेश लॉन्ग 18,600 के ऊपर बंद होंगे तो ही करेगा। तो 18,600 3 बजे तक पार करके टिकना जरूरी है, ज़्यादा सेफ्टी के हिसाब से 18,625। सो अपसाइड आज की अभी तक ये दिख रही है, पार करके निकल के टिक गए 3 बजे के पहले तो मजा आ जाएगा। बैंक निफ्टी 43,900 के आसपास है, जो एक बढ़िया बात है दीप, जो आज आपको क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस दिया था 43,500 कर दिया अपन ने। 4 दिन से 43,500 के ऊपर बंद हो रहे हैं, आज भी इसके ऊपर ही बंद होंगे। अब आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, 400 पॉइंट ऊपर है। नहीं, बड़ी बात नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। बड़ी बात अब बता रहा हूँ, जो बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट रेंज है अब बचे हुए 1 घंटे के लिए 43,700 से 43,900, इस रेंज में जो पुट राइटिंग होकर रखी है, सो अब आप लाल निशान में ही नहीं जाएंगे। 43,708 की कल की क्लोजिंग थी, तो 43,700 से 43,900 की रेंज में बाजार नीचे की तरफ टाइम पास करेगा। ठीक है। 44,000 हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है कॉल्स में, वो पार करना मुश्किल है। सो बचे हुए समय के लिए 43,700 44,000 इस 300 पॉइंट की रेंज में आप टाइम पास करेंगे। 44,000 के पार निकलकर टिक गया 3 बजे के पहले तो 150-200 पॉइंट और बढ़ेगा आज ही, और अगर नहीं तो आप यहीं की यहीं बंद हो जाएंगे। 43,650-700 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। सो ज़्यादा संभावना है कि आज की क्लोजिंग आपकी बैंक निफ्टी की वहीं होगी जहां पर अभी आप हैं। 43,850 इसके आसपास होने की संभावना ज़्यादा है। क्लियर है। तो बैंक निफ्टी में अभी अब वो मज़ा नहीं बचा जो अब तक था। अब आप पूछेंगे ऐसा क्या, सब तो बढ़िया कर रहा है, सब कुछ ठीक है, फिर भी अनिल जी आपको मज़ा नहीं आ रहा। तो मेरे को मज़ा पहले आ रहा था, इसलिए अब नहीं आ रहा। और क्यों नहीं आ रहा वो भी रीजन बता दूं। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो है 1.36, हाँ हायर साइड पर आ गया है। हाँ, तो अब मुझे लॉन्ग फ्रेश करने के लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं लगता। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 1.05 अभी भी ठीक है। सो अब यहाँ से लेने के लिए थोड़ा नीचे आएगा तो हम निफ्टी लेने की ज़्यादा सोचेंगे। बैंक निफ्टी लेना होगा तो 43,600-700 की रेंज में लेंगे, उसके ऊपर नहीं। तो ये 43,900 के आसपास नहीं लेना है, 600-700 की रेंज में ही लेना है। क्लियर है बस। ठीक है सर, समझ गए। तो ये तेजी का है, व्यू तेजी का बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी है, लेवल्स के हिसाब से ट्रेड करिए। ठीक है, व्यू तेजी का, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी, लेवल के हिसाब से आप ट्रेड करें। और बैंक्स पर भी रखें नजर। आरबीएल, कैनरा दोनों ही आपको एक्शन में इस समय आते हुए दिख रहे हैं। फ्रेश खरीदारी इन काउंटर्स पर बनती हुई दिखेगी। बट एक स्टॉक जो हमें एक्शन में दिखा है, कोल इंडिया, इस पर कुछ बाय कॉल्स भी रिसेंटली आई हैं। स्टॉक भी बढ़िया मोमेंटम में रहा है। क्या चल रहा है कोल इंडिया में, फंडामेंटली क्या है सिचुएशन, आइए एक बार समझते हैं इसके बारे में अरमान के साथ। अरमान बताइए क्यों है कोल इंडिया फोकस में। देखिए, इनकम कोल इंडिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो इनको मार्जिन ल्यूक्रेटिव, जो इनको मार्जिन में सबसे ज़्यादा मदद करता है, वो है ई ऑक्शन में जब ये बेचते हैं तो उससे जो इनको पैसा मिलता है, जिसमें बहुत अच्छे मार्जिन रहते हैं, उससे इनको फायदा होता है। अभी हो क्या रहा है कि कंपनी का अगर आप देखेंगे स्पॉट में जो ई ऑक्शंस में और ज़्यादा बिक्री कर सकते हैं। अब उसका रीज़न क्या है कि अगर आप देखेंगे कि इनका जो कुल प्रोडक्शन है, अगर आप अप्रैल से अगर आप अभी तक का नवंबर का प्रोडक्शन देखेंगे तो कुल प्रोडक्शन में 17% की बढ़ोतरी हुई है। अगर आप 1H FY23 मतलब अगर पहली छमाही देखेंगे इस फाइनेंशियल ईयर की, तो वहाँ पे अगर कुल मिला के लगभग 30 मिलियन टन जो है इन्होंने ई ऑक्शन में बेचा है। और अब अनुमान ये है कि 2H जो आने वाली छमाही है वहां पर 40 मिलियन टन का जो है ये ई ऑक्शन में जो है बेच सकते हैं। अगर Q2 FY23 की बात करें तो वो लगभग अगर आप देखेंगे 21% कंपनी की जो आय है वो कंपनी की ई ऑक्शन से आई थी, और इसीलिए उनका जो प्रॉफिट है वो भी बहुत अच्छा आता हुआ दिखा था, क्योंकि ई ऑक्शन में उनको मार्जिन काफी बढ़िया मिलते हैं। अब एक और चीज इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप देखेंगे कोयले के दाम जो अंतरराष्ट्रीय बाजार में अगर आप कोयले के दाम देखेंगे तो मई से अगर
अगर आप देखेंगे तो उसी स्तर पर है और जो एलिवेटेड लेवल है वहीं पर रहने का अनुमान है। उसका रीजन ये है कि ऑस्ट्रेलिया में एक तो जो फ्लड आया था उसकी वजह से जो कोल माइनिंग्स हैं वहां पर दिक्कतें आती हुई दिखी, और उसी के साथ साथ जो रशिया और यूक्रेन की जो दिक्कतें चल रही हैं, तो यूरोप जो है ज्यादा से ज्यादा कोयले का जो है उपयोग करता जा रहा है। तो एक तो प्राइसेस का वहां से फायदा मिल रहा है, ऑस्ट्रेलिया का वहां से फायदा मिल रहा है, और कंपनी का प्रोडक्शन ऑलरेडी बढ़ कर आया है और अब अनुमान है कि ई ऑक्शन से वो और ज्यादा सेल्स कर सकते हैं, जो कि मार्जिन लिक्विडिटी है। तो माना जा रहा है कि हो सकता है कि ये जो FY23 है ये इनके लिए इस साल का सबसे बढ़िया रहे, ओवरऑल रिकॉर्ड रहे जिसमें वो प्रॉफिट बुक करें। उस हिसाब से आपको कोल इंडिया पर फोकस रखना होगा। ओके, तो आप कह रहे हैं कि ये ई ऑक्शन के जरिए अब ज्यादा बेच पाएंगे? बिल्कुल, क्योंकि ओवरऑल उत्पादन भी इनका बढ़ गया। बिल्कुल, और वहां पर मार्जिन्स भी अच्छे बिल्कुल मिलने वाले हैं। ओके, और प्राइसेस भी इंटरनेशनली स्टेबल है। ओके, तो कमोडिटी साइकिल में आप थोड़ा उतार चढ़ाव देख रहे हैं, बट कोल के प्राइसेस अच्छे हैं और कोल इंडिया अच्छे भाव पर आपको शेयर बेचते दिख रहा है। आज थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है, बट अदरवाइज मोमेंटम है। कल ऑफकोर्स चार्ट कॉर्नर में खरीदारी की भी राय दी थी, इस लेवल के थोड़ा ऊपर ही आपको काउंटर आते हुए दिखा था और वहां से एक्शन में बन रहा है कोल इंडिया। इसको अपने रेडार पर रखें। आइए एक बिगुल सुमित जी के लिए, सुमित के सुपर हिट। बताएं सर। दीपांशु, सभी बैंकिंग स्टॉक्स में एक एक करके मोमेंटम आ रहा है। एक बैंक स्टॉक है जिसमें अभी तक इतना बड़ा मूव देखने को मिला नहीं है कंपेयर टू अदर बैंक्स। उसका अभी भाव चल रहा है 59.70, 59.75। स्टॉक का नाम है इक्विटास बैंक, और अब ये स्टॉक भी यहां से भागने को तैयार है। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर मोमेंटम बन रहा है। परसों का हाई तो स्टॉक अभी ब्रेक कर ही रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि स्टॉक के अंदर यहां से 8 से 10% का मूव जल्दी ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। स्टॉक के अंदर जस्ट अभी मोमेंटम स्टार्ट हुआ है। इस साल के ऑलमोस्ट हायर लेवल्स पे स्टॉक अभी आ चुका है। जिन्होंने पोजीशंस बनाई है वो लोग होल्ड करें, क्योंकि वैसे भी मैं ये स्टॉक बहुत नीचे के लेवल से कंटिन्यूसली रिकमेंड करते हुए आ रहा हूं। और अभी मेरे को लग रहा है कि ये स्टॉक के अंदर यहां से ऊपर में 65 रुपए से लेके 68 रुपए तक के लेवल इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। यहां पे सीएमपी पे खरीदारी करें, 57 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं, और ऊपर में टारगेट जल्दी शॉर्ट टर्म में जो देखने को मिल सकते हैं 65 रुपए का पहला टारगेट, 68 रुपए का दूसरा टारगेट, ये दो टारगेट्स के लिए खरीदारी करें इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक 65-68, और कोई बैंक बचा है 100 रुपए के नीचे वाला? गाइस सारे प्लीज देख लीजिए, कोई बचा हो तो फिर बोलना मत कि आपने बताया नहीं था, अलर्ट नहीं किया था कि 100 रुपए से नीचे वाले बैंक चलने वाले हैं। आपके तो फटाफट वो स्कैनर डाल के कर ही सकते हैं, कर ही सकते हैं, बिल्कुल। हाँ, करके देखिए। जैन साहब का एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक तो बहुत ही बड़ा वाला है, तो क्या कर सकते हैं हम? जैन साहब, आपके पास कोई ऐसा छोटा बैंक नहीं है? ये जो अभी इन्होंने इक्विटास बोला है, उज्जीवन भी इसमें देखा जा सकता है। सेंट्रल बैंक बढ़िया लगता है, और सेंट्रल बैंक मैंने अभी बातों बातों में मैंने बोला था, देखिए कहाँ ऊपर के लेवल्स थे उसके सामने आज भी काफी नीचे के लेवल्स पे है। तो यहाँ पे मतलब पीएसयू बैंक सारे बड़े, इवन जम्मू एंड कश्मीर बैंक, इनफैक्ट जो मुझे एक जो पूरा रिवोल्यूशनरी लग रहा है, मतलब ये सेक्टर में चीजें बहुत बेहतर हुई है। जो इतने साल का अंडर परफॉर्मेंस है वो एक साथ अब निकल के आ रहा है, और अभी भी लगता है कि यहाँ से अगर साल, 1.5 साल, 2 साल का नजरिया रखेंगे तो बैंकिंग सेक्टर में बहुत पैसा बनने वाला है। क्योंकि जो जीडीपी की ग्रोथ है वो प्योरली अगर देखा जाए तो बढ़िया ट्रांसलेशन बैंक्स में होती है, और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की तरह पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी अब फुल फॉर्म में है। सो आई फील कि अभी एक बार उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक प्राइवेट सेक्टर में देख सकते हैं, जेएनके देख सकते हैं, फिर अभी सुमित जी ने बोला इक्विटास, तो थिंग्स आर वर्किंग। देखिए अब क्या होता है। बाकी जो सिमी जी ने अभी सेंट्रल बैंक बोला, वहां पे मुझे बहुत दमखम लगता है, क्योंकि पब्लिक की शेयर होल्डिंग बहुत कम है, सिर्फ 3-4% के लगभग है, बाकी सारा इंस्टीट्यूशंस और गवर्नमेंट के पास। ओके, तो ये है आपके लिए, जिन साहब की तरफ से भी बैंक्स पर है पूरा का पूरा बुलिश माहौल। बिगुल सिमी जी के लिए सिमी के नॉन स्टॉप शेयर। जी सिमी जी बताएं। अनिल जी, अभी का जो मेरा, पहले तो अपडेट दे दूं, मैंने कुछ देर पहले सेंट्रल बैंक दिया था 37 का, सेंट्रल बैंक 39-40 के आसपास 40 का हाई बना चुका है। तो अभी जो मेरे रडार पर है वो भी एक पीएसयू बैंक ही है, जो आज एटलीस्ट चला नहीं है। रिसेंटली तो चला है, पूरा बैंकिंग सेक्टर ही चला है, तो ऐसा नहीं कह सकते कि ये चला नहीं है, आज नहीं चला है, पर ये भी एक सर्किट लगाने वाला स्टॉक है। बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस मैं यहाँ से एक्सपेक्ट कर रही हूँ। स्टॉक का नाम है यूनियन बैंक। यूनियन बैंक, मुझे लगता है कि यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल होगा। 92 के आसपास है, यहाँ पे खरीदने का सलाह होगा। 105 का पहला टारगेट, 115 का दूसरा टारगेट, 125-30 का तीसरा टारगेट के लिए यूनियन बैंक तैयार हो रहा है अब।
खरीदना है यूनियन बैंक को 88 के नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। पोजीशन पूरा 1 से 1.5 महीने तक होल्ड करेंगे। 105, 15, 25 से 30 ये तीनों टारगेट्स मुझे लगता है कि 1 से 1.5 महीने में आ जाना चाहिए। तो मेरा इस बार का पिक होगा यूनियन बैंक 88 का स्टॉप लॉस। सिमी जी भावनाओं में ज्यादा तो नहीं मिल आप 105, 115, 125, 130। देखिए अनिल जी, बैंकिंग में ना बात यही है, जब मैं कुछ दिन पहले एसपीएल मिड कैप में बैंक ऑफ इंडिया दे रही थी तब वो भी चला हुआ था। 82, 83 के आसपास बैंक ऑफ इंडिया दे रही थी और 2 हफ्ता भी नहीं गया 82, 83 का स्टॉक अभी 100 का लेवल पार कर चुका है। बैंकिंग स्टॉक में पीएसयू बैंक में मोमेंटम ऐसा ही है और मोमेंटम के साथ ही चलना पड़ेगा। जब जब मोमेंटम है, मोमेंटम के साथ चलिए, छोटा सा स्टॉप लॉस लगाइए, क्योंकि अगर मोमेंटम खत्म हो जाता है तो हो सकता है सरेंडर करे, तो आपका स्टॉप लॉस आपको हेल्प करेगा। नहीं तो मोमेंटम में अगर नहीं खरीद पाएंगे तो आप खरीद कब करेंगे? अभी तो खरीदने का मौका है। अभी वापस से बैंकिंग पीएसयू बैंक एक कंसोलिडेशन के बाद मोमेंटम वापस से एक्वायर किया है। अभी मतलब पीएसयू बैंक अभी यहाँ से भी चलेगा और मुझे लगता है कि सारे जो है ना लास्ट 6 महीने में 100% रिटर्न दे चुका है और नेक्स्ट 6 महीने में भी और 50% तो मिनिमम यहाँ से जनरेट करेगा। 50% मैंने कहा, 100% नहीं कहा, पर करेगा जरूर। ओके ठीक है, कुणाल जी से पूछ लूं? कुणाल जी हाँ पूछिए। हाँ, सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए पूछा हूँ, आपको सिमी जी के हाँ में हाँ मिलाना है। बताइए, सिमी जी ने जो कहा है सही कहा है? अनिल जी 100% सही कहा है अनिल जी। हाँ। और अनिल जी मैं देख रहा हूँ सिमी जी पिछले बजट के बाद जो कुछ भी कह रही हैं अनिल जी वो सब कुछ मुझे सही लग रहा है, तो अनिल जी पूरी तरह सहमत हूं उनसे। तो क्या इस बजट पर आप वो पिछले बजट से आजाद हो जाएंगे या अभी और कई सालों तक वैसे ही चलने वाला है? नहीं अनिल जी, जो चल रहा है वो वैसे ही चलेगा। तो अनिल जी बजट की बड़ी उत्सुकता हो रही है मुझे और राकेश जी को। हम ट्रेवल प्लान्स बना रहे हैं जी, तो अनिल जी वो सब चल रहा है, यहाँ पर बंदोबस्त हो रहा है। एक छोटी सी गलती देखो कुणाल जी की, कई सालों तक चलेगी। उनको जो सिमी जी कहेंगे अच्छा, मजे की बात ये है सिमी जी ने क्या बोला ये कुणाल जी को पता भी नहीं है। अच्छा हाँ हाँ, जैसे सिमी जी ने बोला कुणाल जी को समझ में आ गया, 5-7 मिनट तक तो सिमी जी बोलेंगे मैं अपने चार्ट देखना चालू कर देता हूँ। वो आराम से चार्ट देख रहे थे, मैं तो देख रहा था ना कैमरे पे, चार्ट देख रहे थे, उनको पता भी नहीं बोला क्या है, लेकिन हाँ में हाथ तो करना ही मानना पड़ेगा। बिल्कुल, ये सिमी जी का कमाल है। ओके चलिए बढ़ते आगे, और अब वक्त है आपके लिए 2023 की बेहतरीन न्यू ईयर पिक्स देने का। मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया जी के आपके लिए बेहतरीन पिक। मेरा न्यू ईयर पिक है टीआई इंडिया, ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया। ये मुरुगप्पा ग्रुप कंपनी है जो इंडिया की एक लीडिंग इंजीनियरिंग कंपनी है। ये कंपनी इंडस्ट्रियल, ऑटोमेटिव, स्टील ट्यूब, स्ट्रिप्स, इंडस्ट्रियल चेन, साइकिल, कार डोर फ्रेम से जुड़े उत्पाद पे फोकस करती है। इस स्टॉक का मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है। मंथली चार्ट पे हाई टॉप हाई बॉटम के सीक्वेंस बन रहे हैं। स्टॉक ने अपने लाइफ टाइम हाई टेरिटरी को छुआ है और 3000 के ऊपर होल्ड करने का प्रयास कर रही है। कोई भी यहाँ पे डिक्लाइन आता है 2900, 2950 के आसपास, तब खरीदारी की सलाह रखेंगे। 2650 के सपोर्ट से ये स्टॉक मौजूदा लेवल से 15 से 25% की रैली दिखाते हुए 3500 रुपए तक के टारगेट को हासिल कर सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए ट्यूब इन्वेस्टमेंट, जहां पर खरीदारी करने की राय 2975 के आसपास है। 3500 रुपए तक के टारगेट के लिए खरीदारी करने की राय। आज सुबह ट्यूब इन्वेस्टमेंट हेमांग जानी साहब ने, अच्छा ये भी तो, ओहो भाई वो भी मोतीलाल जी के, ये भी मोतीलाल जी के, दोनों ने ट्यूब इन्वेस्टमेंट। ओके, हाउस पिक, ऐसा लग रहा है नए साल की जो पिक्स आएगी ना सारे ब्रोकरेजेस में, पक्का मोतीलाल ओसवाल में ट्यूब इन्वेस्टमेंट आने वाली है। क्योंकि अगर दोनों को पसंद है तो फिर बात ही क्या। हेमांग सर ने टारगेट क्या दिया था वो मैं मिस कर गया, टारगेट लिखा नहीं। हेमांग सर का टारगेट था 3300 सेम, उनका 3500। ओ 3300, हाँ। चलिए बढ़िया। तो ये आपके लिए ट्यूब इन्वेस्टमेंट पर राय आती हुई। कच्चा तेल 2022 में पहले बहुत तड़फाया और अब रिलीफ देने का काम कर रहा है, तो थोड़ा नीचे आए। लेकिन 2023 अगले साल कच्चे तेल का कैसा रहेगा हाल, बताने के लिए नेहा हमारे साथ हैं। सारे ब्रोकरेजेस किस तरह का अनुमान लगा रहे हैं, फंडामेंटल्स कैसे रहेंगे, नेहा बताइए। सर क्लियर इंडिकेशन मिल रहा है कि जो अगली साल की भी राह है ना वो बहुत उतार चढ़ाव वाली रहने वाली है। हाँ, डगमग रहने वाली है।
फैक्टर्स वही हैं जिन्होंने इस साल हमें परेशान किया है। पहले मैं फोकास्ट बता देती हूँ। वैसे तो हमने देखा था कि इस साल के मिड में बहुत दो अलग अलग ब्रोकरेज फर्म से दो वैलिड व्यूज आए थे, उस पर हमने चेक्स भी लिए थे, लेकिन अब फाइनल रिवाइज होकर कुछ समय पहले ये सारे डेटा निकल कर आए हैं। अमेरिकी एनर्जी विभाग का मानना है कि $92 के पास कच्चा तेल अगले साल औसत बना सकता है। वहीं फिच मानता है कि $95 के आसपास रहेगा। दो स्पेसेस से बैंक ऑफ अमेरिका और एनविरस, एक रिसर्च इंटेलिजेंस है, इनका मानना है कि $100 के आसपास के लेवल के पास ही कच्चा तेल ब्रेंट घूमता हुआ दिखाई देगा, जबकि बार्कलेज, मॉर्गन स्टैनली और गोल्डमैन मानते हैं कि 100 का आंकड़ा पार हो सकता है और 100 से 110 के बीच में रहेगा। उससे ऊपर अभी तक किसी ने आंकड़ा नहीं दिया है। सब मान रहे हैं, ये सारे बैंक, सारे ब्रोकरेज फर्म्स मान रहे हैं कि बहुत उतार चढ़ाव रहेगा। एक और वॉलेटाइल साल हो सकता है कच्चे तेल की कीमतों के लिए। कारण क्या है? चीन में ठीक है रीओपनिंग धीरे धीरे करके हो रही है, बट गिवन द फैक्ट कि ये चीन है, कब पलट जाए, कब स्थिति वापस से बिगड़ जाए, कब यहां पर क्लोजर अनाउंस हो जाए, ये हम कह नहीं सकते हैं। तो इस वजह से यहां पर लगातार नजर बनी हुई है। यूरोप, अमेरिका, चीन, इसकी अर्थव्यवस्था क्या वापस से पटरी पर आती हुई दिखेगी? अभी भी स्लो डाउन का डर है, मंदी का डर है, वो पूरी तरह से बाहर नहीं निकले हैं। यहां पर नजर रहेगी। ग्लोबल सेंट्रल बैंकों की ब्याज दरें बढ़ाने को लेकर, इन्फ्लेशन को लेकर आगे क्या राय बनती है, इस पर नजर रहने वाली है। डॉलर इंडेक्स काफी रिलीफ मिला है कमोडिटीज को, जब वो 114 के लेवल से घटकर अब नीचे आई हैं। क्या और गिरावट आएगी तब कमोडिटीज को, कच्चे तेल को मिलेगा सहारा। डॉलर इंडेक्स पे होगा फोकस। ओपेक क्या निर्णय लेता है, वो खुद असमंजस में है कि अब करना क्या है, उत्पादन घटाना है कि बढ़ाना है, ये देखने वाली बात होगी। रूस में जो तेल का उत्पादन और एक्सपोर्ट की स्थिति है, इसको लेकर भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। माना जा रहा है कि 20 लाख बैरल प्रतिदिन की कटौती हो सकती है, क्योंकि ऑलरेडी वो यूरोप में एक बड़ा मार्केट खो चुके हैं। तो ये देखने वाली बात होगी। और ऑफ कोर्स G7 EU, इनके प्राइस कैप का और एम्बार्गो का किस तरह का इंपैक्ट होता है। तो ये मोटे तौर पर वो फंडामेंटल्स हैं जिस पर बाजार और उसके एक्सपर्ट्स नजर रखेंगे और उसी से कच्चे तेल की दिशा तय होगी। ओके, तो कच्चे तेल पर रखनी है आपको नजर। उतार चढ़ाव वाला एक और साल हो सकता है। अच्छी बात हमारे लिए कि एक साल के निचले स्तर पर इस समय कच्चा तेल $80 के नीचे ब्रेंट है, आसपास घूमेगा, मतलब बहुत ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। चलिए, जो एक कच्चे तेल का बड़ा ओवरहैंग था, बड़ी टेंशन थी, शायद आने वाले साल में आपको नहीं दिखे, ये क्लियरली आपको इस समय दिख रहा है। शुक्रिया नेहा, ये डिटेल्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। 40 पॉइंट ऊपर डाउ फ्यूचर्स है इस समय। थोड़ा बाजार को यहाँ पर अच्छा सहारा ग्लोबल क्यूज की तरफ से मिलते हुए दिख रहा है, और कच्चे तेल की गिरावट का तो सहारा है ही। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की अभी बात करिए। इक्विटास होल्डिंग पर भी रखिए नजर, इस पर भी थोड़ा एक्शन आ रहा है। 3.5% ऊपर ये काउंटर अभी अभी आया, तो थोड़ा मूवमेंट इस पर भी दिख रहा है। रखनी है नजर आपको। और आपको रखनी है नजर IDBI बैंक पर, क्योंकि बाकी बैंक्स पर तो हमने फोकस कर लिया। IDBI बैंक भी तेजी में आ रहा है, 5.5% ऊपर आपको इस काउंटर का चार्ट दिखेगा, तो ये भी मोमेंटम पकड़ते हुए दिख रहा है। बंसल जी, एक बार जरा IDBI बैंक देखें सर। दीपांशु, IDBI बैंक का चार्ट देखें तो काफी अच्छा है, और आज आप देखें तो आज के हाइस के अराउंड ही चल रहा है। तो टेक्निकल पैटर्न अच्छा है, और टेक्निकल पैटर्न ये सजेस्ट करता है जिनके पास है होल्ड टाइट, सेट टाइट, और जिनके पास नहीं है दीपांशु, खरीदारी की राय है IDBI बैंक के अंदर। टेक्निकली हम देखें तो 70+ लेवल्स की तरफ जा रहा है, तो इन स्तरों पर एक ओवरवेट खरीदारी की राय है IDBI बैंक में। ओके, होल्ड टाइट, सिट टाइट, ये है राय IDBI बैंक पर बंसल जी की तरफ से एकदम। ओके, हिमांशु जी के लिए बिल्कुल हिटमैन हिमांशु। बताएं सर। अनिल जी, अदानी एंटरप्राइजेस का चार्ट देखकर ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक एक कंसोलिडेशन से बाहर निकलने को तैयार है, और यहाँ पर एक बड़ा ब्रेकआउट आने की तैयारी है। तो अदानी एंटरप्राइजेस की 4100 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन खरीदारी हम करेंगे, जो कि अभी 110-112 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही है। इसमें 105-110 रुपए तक एक्यूमुलेशन करेंगे। 85 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। पहला टारगेट 150 रुपए, दूसरा टारगेट 180 रुपए। अदानी एंटरप्राइजेस की 4100 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन में खरीदारी करनी है, और ये 1 से 2 दिनों तक होल्ड करके चलने की सलाह है। अनिल जी, ये स्टॉक अगर आप देखें तो लगभग 1 महीने से एक बहुत नैरो कंसोलिडेशन में है, और अब वो जो चार्ट है वो बेसिकली कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहा है कि ये एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर और एक राउंडिंग बॉटम में से कप एंड हैंडल पैटर्न के मल्टीपल पैटर्न बनाता हुआ नजर आ रहा है। और जैसे ही ये स्टॉक 4080, 4090 के ऊपर निकलेगा स्पॉट लेवल्स में, यहाँ पर 200 से 300 रुपए का बड़ा मूव आते हुए नजर आ सकता है।
तो इसीलिए 1 से 2 दिन के नजरिए को थोड़ा सा पोजिशनल लेते हुए यहाँ पर 4100 के कॉल खरीदेंगे। 150 और 170 रुपए के टारगेट्स के लिए 85 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर चलने की सलाह है। प्राइस 4100 का कॉल ऑप्शन खरीदें 105 से लेकर 112 की रेंज में, और टारगेट होगा आपका 150 180, स्टॉप लॉस होगा आपका 85। राय हिमांशु जी की तरफ से। नितिन जी फुल फॉर्म में इस वक्त बैटिंग करते हुए और तैयार है अगले बिगुल के साथ निफ्टी के निशानेबाज। नितिन जी बताएं सर। अनिल जी, यहाँ पे फोकस होगा बैंकिंग से इंडसइंड बैंक पे, जो अभी 1227 पे है। इसकी 1220 की कॉल ऑप्शन हमें 35 रुपीज में मिल रही है, 35 रुपए में, और इसका आज का लो है करीब 26 रुपए के आसपास। तो हम स्टॉप लॉस इसमें 25 रुपए का रख रहे हैं, यानी 35 में ले रहे हैं, 25 का रख रहे हैं स्टॉप लॉस। 1220 की इंडसइंड बैंक की कॉल, जिसके टारगेट आपको 55 से 60 रुपीज के हो सकते हैं, और ऐसा लग रहा है कि इंडसइंड बैंक यहाँ से 1280 की तरफ जाना चाहिए, जो अभी 1227-28 के आसपास है। इसमें डेटा काफी अच्छा बन रहा है और ब्रेकआउट भी हो रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि इसमें हम कॉल ऑप्शन लेकर के ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप कैश में ट्रेड लें यानी डिलीवरी लेते हैं तो 1228 के आसपास ले सकते हैं। 1210 का स्टॉप लॉस होगा और 1280-85 तक के टारगेट हो सकते हैं। यह है आपके लिए इंडसइंड बैंक जिस पर आपको कॉल खरीदने की राय है। अगेन ये काउंटर भी काफ़ी एक्टिव है, सुबह भी इसकी चर्चा हो रही थी, रेडार पर भी आ रहा था, और वागले साहब ने सुबह यहाँ पर आपको खरीदारी की राय भी दी थी। उनकी तरफ से भी कन्विक्शन कॉल था इंडसइंड बैंक। बट आज एक दो स्टॉक्स हैं जहाँ पर आपको प्रेशर है। एक तो डॉक्टर लाल फिसला है, लॉरस लैब्स में आज एक बड़ा ब्रेकडाउन आया है और 400 के नीचे अब आपको लॉरस लैब्स ट्रेड करते हुए दिख रहा है। जैन साहब रेडार पर है सर लॉरस लैब्स। रिसेंटली काफी बड़ा वेल्थ इरोजन इस काउंटर में है, काफी एक्साइटेड था बाजार इसको लेकर, बट काफी बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है सर ये। या बेसिकली आउट परफॉर्मर भी वैसा ही था। ये स्टॉक सब एक्चुअली एक लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन में है। सारे फार्मा स्टॉक्स से देखा जाए, सिप्ला और एक दो स्टॉक्स को छोड़े तो बहुत ज्यादा परफॉर्म नहीं कर रहे। फार्मा एज अ सेक्टर कुड नॉट डू वेल। ऐसा लग रहा था कि फार्मा विल आल्सो पार्टिसिपेट, बट कहीं ना कहीं वो वाला माहौल नहीं बन रहा है। तो मैं यही कहूंगा कि लॉरस में देखिए जिन्होंने ले रखा है वो सर्टेनली अच्छे खासे अब लॉस में होंगे। बाकी मैं यही कहूंगा कि मिड कैप में कुछ फार्मा स्टॉक्स है जिन पे हमारी नजरें बनी हुई है, वो अच्छा कर रहे हैं। और मिड कैप फार्मा स्टॉक्स मैंने कुछ ही दिनों में अभी जैन साहब के जेम्स में दिया था, लिंकन फार्मा दिया था, जैक्सन पाल फार्मा दिया था, एरिस लाइफ साइंसेज, कैप्लिन पॉइंट, बट सब एफडीसी है, काफी बढ़िया लगता है। बट ओवरऑल थोड़ा सा लैकलस्टर हो रखा है। सो जिनको भी लेना है वो थोड़ा सा लंबा नजरिया रखे, क्योंकि फंडामेंटली कंपनीज बहुत अच्छी है, बहुत साउंड है, ग्रोथ भी है कई कंपनियों में, बट आने वाले समय के लिए थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। साल डेढ़ साल का नजरिया रखेंगे तो पैसा बनेगा। बाकी लॉरस लैब्स के लिए मैं यही कहूंगा कि अब थोड़ा सा इतना जब गिरावट का इंतजार कर ले तो हो सकता है कि अपना, मैं आज ही इनका चार्ट देख रहा था तो कहीं ना कहीं 200 वेमा के आसपास अपना ये शायद सपोर्ट ले रहा है। सो लेट्स सी किस तरीके से लेता है। बाकी टेक्निकल एनालिस्ट जो दिग्गज एनालिस्ट है उनसे जरूर से एक बार इनके लेवल्स जो सपोर्ट लेवल्स है वो जरूर से। तो ये है आपके लिए लॉरस लैब। फिलहाल इससे रहे दूर, लेकिन फार्मा स्पेस में कुछ और बेहतरीन स्टॉक्स आपके रडार पर आ सकते हैं जिन पर करना है फोकस। आइए बढ़ते आगे। और ये साल सिर्फ शेयर बाजार के लिए नहीं बल्कि लग्जरी कार बाजार के लिए भी बहुत अच्छा रहा है। बड़ा ऐतिहासिक जोरदार डिमांड के साथ लग्जरी कार मार्केट में धूम पूरी मची हुई है। एविडेंस तो दिख रहा है, एविडेंस दिख रहा है। लैंडमार्क का आईपीओ आ गया, आईपीओ भी आ रहा है। तो ये क्या कुछ हो रहा है लग्जरी कार मार्केट में, अगर आपने खरीदा है तो आपको पता ही है, और जिन लोगों ने नहीं खरीदा है हमारी तरह रिसर्च देखिए। कुशल बताइए। बिल्कुल सर, एस्पिरेशंस काफी ज्यादा बढ़ गई है। जब ये लिंक बना रहे थे तो उसमें ओके किसकी लिंक बनाने वाले की? हाँ सर ऑफ कोर्स। ओके, क्या एस्पिरेशन मतलब कौन सी गाड़ी की बनी है? गाड़ियां तो बहुत सारी है, बट लंबोर्गिनी इतनी ज्यादा एस्पिरेशन बहुत सारी गाड़ियों की, एक आध की बनाते हैं एस्पिरेशन तो पूरी भी हो जाती है। एक ही गाड़ी की। बताइए। सो यहाँ पे सिनेरियो ये बन रहा है कि 2022 में अब रिकॉर्ड लेवल पर ग्रोथ आते हुए दिख रही है सुपर लग्जरी कार की बिक्री में। इनफैक्ट 50% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, इस बारी अनुमान लगाया जा रहा है। इनफैक्ट 300 यूनिट्स जो पिछले साल 2021 में थी, अब ये बढ़कर 450 यूनिट्स होने का अनुमान है। इसके पहले 325 का रिकॉर्ड बनाया था 2018 में ये जो सुपर लग्जरी कार्स है। इनफैक्ट यहाँ पर जो इटालियन ब्रांड्स हैं, पर्टिकुलरली लैम्बोर्गिनी देख लीजिए, बेंटले, फेरारी, रोल्स रॉयस, साथ ही एस्टन मार्टिन
माउंटेन और पोर्शे और मेबैक इन जैसी कारों की बिक्री बहुत तेजी से बढ़ती हुई नजर आई है 2022 में। इनफैक्ट कोविड के बाद ये सिनेरियो बन रहा है कि जो कॉन्सेप्ट है योलो यानी कि यू ओनली लिव वंस, ये बहुत बड़ा फोकस में आ गया है लोगों के माइंड में, और कहीं ना कहीं अब ये है कि भाई अभी खर्चा कर दो, बाद में देखा जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट जब तक जियो उधार लेके घी पियो। हाँ। आजकल तो 85% कारें फाइनेंसिंग पे ही जा रही है ना। यस सर। तो ये उधार लेके घी पी नहीं हुआ ना। हाँ करेक्ट। 4 करोड़ से ऊपर की गाड़ियाँ। जी, जैन साहब की एक फंडामेंटल राय ली जाए इस पूरे मामले पर। जैन साहब लग्जरी कार वाले मामले पे नहीं है, इस कॉन्सेप्ट पे योलो। हाँ, लिव वंस। नहीं, मैं इस चीज पे विश्वास नहीं करता अनिल जी। और वेरी फ्रैंकली, पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं आप? नहीं, मैं पुनर्जन्म में विश्वास करता हूँ। अपने पीछे भी कई पीढ़ियां हैं, उनके लिए भी कुछ छोड़े हैं। कई बार क्या ऐसी चीजों की आदत डाल लो तो फिर दूसरी तकलीफें बहुत ज्यादा होती है। एंड आई एम अ फाइनेंशियल प्लानर ऑल्सो, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए काफी काम कर रहे हैं और लोगों को समझाते यही है कि बिना बात का खर्च नहीं करें। अब देखिए, सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट जी की कुछ कहावत ऐसी थी कि जो चीजों की जरूरत नहीं है बाद में फिर वो जो एक कहावत है, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ये ठीक है। आपके पास अगर हर चीज का एक रेशियो होता है, मतलब आपका टोटल नेटवर्थ का कितना परसेंट, कितना मतलब ये 1-2% हो तब तो कोई बात नहीं है। बट आपके अगर लोन लेके इतने बड़े बड़े EMIs देना मुझे लॉजिकली सही नहीं लगता है। एंड बट यस, ड्रीम जरूर है, हम भी एस्पायर करते हैं कि कभी हम भी वहां तक पहुंचे, मेबैक और पोर्श और एस्टन। जैन साहब, एक फंडामेंटल क्वेश्चन है मेरा, कौन जवाब दे सकता है हमारे पैनल में? टेंशन किसको लेनी चाहिए, लोन लेने वाले को या लोन देने वाले को? लेने वाला इतना टेंशन में क्यों? जब देने वाला टेंशन में नहीं है तो लेने वाला इतना टेंशन क्यों? इसका कोई जवाब दे पाएगा ऐतिहासिक तरीके से? अब तो लेने वालों की टेंशन है, जिस तरीके से सिविल, ये क्रेडिट रेटिंग स्कोर्स, और जिस तरीके से आज जो मैंने बताया ना, मैं जिनके घर के बाहर देखा था ना, उनके घर के बाहर 4 लग्जरी कार्स थी और उस बैंक के 6 लोग खड़े हैं, हमारे पैसे दे दीजिए। तो ऐसा भी माहौल बनता है अनिल जी। तो ऐसा नहीं है, मेरे हिसाब से लेने वाले को ज्यादा टेंशन है, देने वाले को नहीं। और आजकल सिस्टम्स बहुत रोबस्ट हो गए हैं, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम बहुत रोबस्ट है। सो आई डोंट थिंक ये सोच ले कि हम लेके भाग जाए। पहले वो कॉर्पोरेट्स और कई बड़े बड़े भागे थे, अब ये सब देखने को नहीं मिलेगा। उसी का नतीजा हमारे बैंक्स में इतनी बड़ी तेजी आ रही है। ओके, तो ये है आपके लिए लग्जरी कार मार्केट पर पूरी की पूरी रिसर्च। और इस बीच जब बजे थे 3, निफ्टी ने 18,600 को पार किया है। बहुत ही आज्ञाकारी होता दिख रहा है निफ्टी आजकल, वक्त के लिहाज से भी और लेवल के लिहाज से भी। जो 3 बजे हमें 18,600 के पार चाहिए था, ये वहीं पर पहुंचा है। अब 18,600 को पार करके 18,625 की तरफ बढ़ने की कोशिश करा है। और अगर 18,625 के ऊपर आज बंद हो तो काफ़ी अच्छा क्लोजिंग माना जाएगा। और वो इसलिए दीप कि पिछले 4 सेशन में हम 18,609 की बेस्ट क्लोजिंग देखे हैं, उसके नीचे ही बंद हुए। तो अगर 18,610 के ऊपर भी बंद होते जहाँ भी हम हैं, तो 4 दिनों की हाईएस्ट क्लोजिंग अच्छी मानी जाएगी। बिल्कुल, नो डाउट। और 4 दिनों से हम 43,500 के ऊपर बैंक निफ्टी पर बंद हो रहे हैं, वहाँ तो इसके ऊपर बंद होंगी। तो बैंक निफ्टी तो खैर ऐसा लग रहा है, गट फीलिंग एक अंदर वाली, आज 44,000 दिख ही जाएगा, दिख जाएगा सर, ऐसा लग रहा है। एक फ्रेश अटेम्प्ट आ रहा है, अभी आ रहा है, बात करते करते फ्रेश अटेम्प्ट आ रहा है। चलो बढ़िया है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। लेकिन लग रहा है कि 44,000 की तरफ जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की है स्पॉट लेवल पर। आखिरी 15 मिनट में देखिए सर कहाँ पर खरीदारी आ रही है। ICICI बैंक खरीदारी दिखा रहा है, इंडसइंड बैंक खरीदारी दिखा रहा है, HDFC बैंक खरीदारी दिखा रहा है, SBI और कोटक खरीदारी दिखा रहा है। तो सारे के सारे जो आपके दिग्गज बैंक हैं सर, वहाँ पर तो आपको खरीदारी दिख रही है। तो अटेम्प्ट तो आ ही रहा है बैंक निफ्टी पर, वही है 43,500 पर थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है। बट आखिरी कुछ मिनटों में सारे बैंकिंग कंपोनेंट्स एक्सेप्ट AU स्मॉल फाइनेंस बैंक जो आज अंडर परफॉर्म कर रहा है, उसके अलावा सारे बैंकिंग कंपोनेंट्स में आपने खरीदारी बनती हुई देखी है। नितिन जी, इंडसइंड बैंक की तो कॉल आ गई, क्या ICICI बैंक का भी वक्त आ रहा है सर? देखिए, बैंकिंग में देखेंगे तो काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड बना हुआ है और खासतौर से HDFC बैंक में 3-4 दिनों में काफी पोजीशन बनी है। तो यहाँ से लीडरशिप HDFC बैंक से आ सकती है। और दूसरा जैसे ICICI बैंक है, ये भी कंसोलिडेट कर रहा है और मुझे लग रहा है ये लीडरशिप लेना चाहिए, 933 के आसपास है, 920 पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाया है। तो यहाँ से बैंक निफ्टी में और रैली आनी बाकी है। 44,000 के आसपास हम लोग हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट आने वाले समय में हम लोग 45,000 की तरफ भी जाएंगे और उससे ऊपर भी जाएंगे। बजट भी है
तो कुल मिला के डेटा काफी पॉजिटिव बन रहे हैं। एचडीएफसी बैंक में बाइंग है, आईसीआईसी बैंक में बाइंग है, एक्सिस बैंक ऑलरेडी काफी स्ट्रांग है, इंडसइंड बैंक में आज बाइंग हो रही है। तो मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी फिर से आउट परफॉर्म करेगी, जो निफ्टी को ऊपर लेके जा सकती है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है, जो सपोर्ट पे वो निफ्टी को पुश कर सकता है। तो कुल मिला के डेटा पॉजिटिव है और आईसीआईसी बैंक ऐसा लग रहा है कि दिसंबर एक्सपायरी में वापस से 945 950 की तरफ जाना चाहिए। तो ये है आपके लिए निफ्टी बैंक निफ्टी पर एक्शन भरपूर। 44,000 के पार भी निकलने की तैयारी बैंक निफ्टी की होती हुई दिख रही है। आइए, तैयार है सिमी जी, बिगल उनके लिए तैयार है। सिमी के नॉन स्टॉप शेयर। आशंका इस बात की पूरी, उम्मीद इस बात की पूरी है कि जो स्टॉक होगा वो कैश मार्केट का होगा। सिमी जी बताइए। अनिल जी, आपका गेस पूरा सही है और मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपका हेल्प लेना चाहूंगी, क्योंकि मेरा रडार पर दो स्टॉक है और सुपर डुपर हिट स्टॉक है। एक स्टॉक जो आपका भी फेवरेट है, मेरा भी फेवरेट है और लास्ट 1 महीने 1.5 महीने से बाजिंग है, उसको भी रिकमेंड करना है। पहले वो दे या बैंकिंग सेक्टर में से एक तीसरा स्टॉक मैं आज दूं, जिसमें मोमेंटम अभी भी बाकी है, जो ब्रेकआउट करने के लिए तैयार हुआ है, अभी तक ब्रेकआउट आया नहीं है। दोनों में से कौन सा पहले दूं, ये बताइए। बैंक वाला बैंक बहुत सारे हो गए, लेट्स चेंज द टेस्ट। ठीक है, तो फिर मैं आपके साथ ही जाऊंगी। बैंक वाला निकाल के अभी बैंक से बाहर जो है उसको ही ले लेती हूँ, जो आपका भी फेवरेट है, मेरा भी फेवरेट है। कल आशु जी का भी बहुत सारे टिप्पणी था उस स्टॉक के लिए, और पर फिर भी मैं मतलब पीछे हटने वाली नहीं हूँ। मेरा स्टॉक है आईआरबी इंफ्रा। आपने दिया था दिवाली के दिन, 1 हफ्ता बाद मैंने कवर किया था, और इस बीच में 1.5-2 महीने के बीच में जब मौका मिले मुझे, तब मैंने आईआरबी इंफ्रा का बाय कॉल दिया है। आईआरबी इंफ्रा अभी डे हाई के आसपास है। हम लोग आपका शायद टारगेट आ ही चुका है, मेरा भी टारगेट आ रहा है। मैं सिर्फ यही कहूंगी कि स्टॉक को मैंने एक बार एसपीएल में कवर किया था, एक बार बीटीएसटी में कवर किया था, एक बार स्पेशल कॉल में कल कवर किया था। मतलब कितने सारे बार मैंने कवर किया है और ये स्टॉक चुप करके बैठने का नाम ही नहीं ले रहा है। आज भी एक हाई बना है, इसमें स्टॉक का नाम है आईआरबी इंफ्रा। ये मेरा जो मिनिमम टारगेट 340-350 इस लेवल के लिए तैयार हो चुका है। तो मेरे तरफ से आईआरबी इंफ्रा एक बार फिर, कल भी मैंने दिया था क्लोजिंग शो पर, आपसे मैंने रिक्वेस्ट की थी कि आप मुझे दे दीजिए, 300 का लेवल पार कर रहा है, अगर मौका मिलता है तो मैं स्पेशल कॉल दे सकती हूँ। तो आपने दिया था, मैंने पूरा मतलब इसका इस्तेमाल किया था। अभी मैं एक मेरा जो कॉल है आज के लिए, तीसरा बैंकिंग स्टॉक मैं ढूंढ के लाई हूँ, जिसमें ब्रेकआउट अभी तक आया नहीं है, पर ब्रेकआउट आने के बाद बम्पर हिट हो जाएगा। अरे सिमी जी, आईआरबी का लेवल तो बताओ, स्टॉप लॉस टारगेट। अभी 312-13 के आसपास है, यहाँ पे खरीदने का सलाह होगा। 300 का स्टॉप लॉस होगा, 340-350 का टारगेट। ये मेरा अपडेट भी है और मेरा टारगेट जो पुराना मैंने दिया है वो मैं वापस से दोहरा रही हूँ। 340-355 जिस दिन होगा उस दिन वापस से मैं आपको रिमाइंड करूंगी और अपना व्यूअर्स को भी रिमाइंड करूंगी। स्टॉक मेरा टारगेट हिट कर चुका है, अब 370-380 के लिए तैयार हो चुका है। तो मैं अभी भी आईआरबी इंफ्रा में सेम बुलिश हूँ। अभी बैंकिंग स्टॉक अगर मौका मिलता है तो बोलिए, मैं बैंकिंग स्टॉक भी दे देती हूँ। हाँ, अब मतलब जिसमें अभी तक ब्रेकआउट आया नहीं है। माहौल बनाने में इतना टाइम लगा रहे, आप तो बोल दो। माहौल तो बना लिया अनिल जी, अब चलेगा तो आपका अगर साथ होगा तो जरूर चलेगा। जी। दीपांशु आज आफ्टरनून शो में कई बार उस स्टॉक का नाम ले चुका है। स्टॉक का नाम है केटीके बैंक, कर्नाटका बैंक। स्टॉक अभी तक ब्रेकआउट दिया नहीं है, 164 के ऊपर ब्रेकआउट देने वाला है। अब ब्रेकआउट अगर सस्टेन होगा तो ये स्टॉक मिनिमम 195 से 200 तक जाके ही रुकेगा। 2008 में 195 का हाई बना था और इतना 15 साल का अंडर परफॉर्मेंस के बाद वापस से वही हाई टेस्ट करने के लिए तैयार हो चुका है। फंडामेंटली भी साउंड है और इतना अंडर परफॉर्मेंस लास्ट 15 साल से मुझे लगता है कि पूरा बैंकिंग सेक्टर में री रेटिंग हो रहा है। तो यहाँ पे कर्नाटका बैंक, केटीके बैंक जिसका कोड है, एनएसए टिकर है, सुमित भी बहुत बार दिया है, अपना राकेश कुणाल जी भी बहुत बार दिया है। ये स्टॉक यहाँ पे खरीदने का सलाह होगा। 164 जब क्रॉस करेगा एड ऑन कर लीजिएगा। 195 का पहला टारगेट, 200 का दूसरा टारगेट। 195 200 अगर डिसाइसिवली पार करेगा तो इसका तीसरा टारगेट 250 का होगा। इतना बड़ा 15 साल के बाद ये स्टॉक वापस से हाइबरनेशन पीरियड से निकल रहा है, तो ये रुकने वाला नहीं है, चलेगा ही चलेगा। स्टॉप लॉस अगर मेंटेन करना है तो 150 के नीचे लगाना। स्टॉक को 1 से 1.5 महीने का नजरिए से मिनिमम रखना है, क्योंकि मेरा जो टारगेट है बड़ा टारगेट है, बहुत जल्दी आने वाला नहीं है, पर
ये स्टॉक पोर्टफोलियो में उठा के रख सकते हैं। 250 का ओवरऑल टारगेट होगा। 250 का टारगेट के लिए आपका जो स्टॉप लॉस वो आप लोग एडजस्ट कीजिएगा। मेरा छोटा सा स्टॉप लॉस 150 का, वो शॉर्ट टर्म का टारगेट के लिए 195 से 200। ओके, चलिए, तो ये है आपके लिए कर्नाटक बैंक जो यहाँ पर खरीदारी करने की राय सिमी जी की तरफ से 195, 200, 250। ओ इतने बड़े बड़े टारगेट हैं। लेकिन सिमी जी को धन्यवाद देते देते एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, कर्नाटक बैंक आज हमारे सारे टारगेट हासिल हुए। हमने 4 अक्टूबर को नवरत्न एसआईपी, नवरात्रि के दिनों में जो हमने स्टॉक्स आपको बताए थे उसमें नवरत्न एसआईपी में एक कर्नाटक बैंक था। 4 अक्टूबर के दिन 78 रुपये में हमने इस स्टॉक को रिकमेंड किया था। 115, 140 ये 2 टारगेट थे। मुझे अच्छे से याद है, 115 पर भी और 140 पर भी हमने ये कहा था कि बेचना नहीं है, होल्ड करिए। तीसरा टारगेट 165 का था, आज 165 आपके सामने। तो मेरे तीनों टारगेट हासिल हो चुके हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, क्या बात है, 2 सवा 2 महीने में हो गए, 9 हफ्ते में, क्या बात है, दुगुने से ज्यादा। 78 रुपए वाला 165, थैंक यू वेरी मच। पार्ट प्रॉफिट बुक करिए और बाकी आगे होल्ड करिए सिमी जी का नाम लेकर, जिन्होंने आगे ऊपर आपको 200 से 250 के टारगेट दिए। पार्ट प्रॉफिट बुक कर लीजिए और बाकी का होल्ड कीजिए। अगर आपके पास डिलीवरी है अब भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बात सही है। स्टॉक बेहद मजबूत है। ये आपके लिए कर्नाटक बैंक। बिल्कुल, तो कर्नाटक बैंक बढ़िया रिटर्न्स आए हैं और अभी भी होल्ड करिए। सिमी जी तो अब आपको 250 तक के बड़े टारगेट्स इस काउंटर पर दे रही हैं, तो आगे और कमाल कर सकता है एक और बैंकिंग काउंटर आपके लिए। बट इस बीच बाजार में एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड नोटिस किया जा रहा है इस साल, और वो है QIP के जरिए पूंजी जुटाने। इसमें कंपनियों की दिलचस्पी कम होती हुई दिख रही है। यूजुअली काफी पॉपुलर रूट होता है, क्यों इस समय ऐसा हो रहा है? क्या कंपनी के पास ऑलरेडी इनफ फंड्स हैं या फिर कुछ और बेटर ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं? ये समझते हैं नुपुर के साथ। नुपुर, बताइए क्यों ऐसा हो रहा है बाजार में? बिल्कुल, QIP फंड रेज तब होता है जब आपकी बैलेंस शीट कमज़ोर हो या आपको डेट ज़्यादा देना हो। तो दोनों चीज़ पे अगर हम देखें तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है लॉकडाउन के बाद से ही। और पिछले 6 साल का डेटा भी पुल आउट करे और 2013 से भी ये डेटा पुल आउट करे तो इस साल अब तक सिर्फ 13 कंपनियों ने QIP से फंड रेज किए। पिछले साल करीबन 35 कंपनियाँ थी और 2020 में 25 कंपनियों ने फंड जुटाए थे QIP के थ्रू। 2013 में करीबन 8,000 करोड़ की फंड रेजिंग हुई थी और इस साल भी अब तक सिर्फ 8,200 करोड़ की फंड रेज हुई है। 2020 में जब लॉकडाउन लगा था तो सारी कंपनीज की तरफ से फंड रेज हुआ था, चाहे वो QIP हो, NCDs हो, डेट हो। तो सबसे ज़्यादा अमाउंट आपको वहीं दिखेगा। 80,800 करोड़ की फंड रेज 2020 में हुई थी और उससे कम अगर हम देखें तो 56,000 की 2017 में हुई थी। अब इस साल इतना कम इसलिए हुआ है क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंडियन इंक की जो कंपनीज है उनकी जो बैलेंस शीट है वो काफ़ी स्ट्रांग है। जो केपेक्स उन्हें डालना था उनके लिए सफिशिएंट कैश है अवेलेबल बैलेंस शीट में। मार्केट में जितनी वॉलेटिलिटी है, जितना अपसाइड हमने देखा, तो वैल्यूएशन अब फिलहाल एक्सपेंसिव है। तो इसके चलते एक रीज़न है कि QIP फंड रेज नहीं हो रहे हैं। और FPI की तरफ से भी लगातार हमने बिकवाली देखी है, तो एक ये रीज़न है तो जिसकी वजह से इस बार QIP फंड रेज कम हुआ है। सबसे ज़्यादा अगर किसी में फंड रेज हुआ है तो मैक्रोटेक डेवलपर्स इस साल करीबन 3,700 करोड़ का फंड रेज किया था QIP के थ्रू। इंडियन होटल स्टॉक्स में स्टार्ट ऑफ द ईयर हमने देखा था ओमिक्रॉन का कंसर्न आया था, तो यहाँ पे 2,000 करोड़ का फंड रेज हुआ। EU स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी 2,000 करोड़ का है और बर्गर किंग की बात करें तो करीबन 1,400 करोड़ का फंड रेज हुआ। तो यही है जहाँ पे सबसे ज़्यादा फंड रेज इस बार हुआ है। फार्मास्यूटिकल, IT और कंज्यूमर सेक्टर के पास तो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा सफिशिएंट कैश है, तो यहाँ पर कोई चांसेस नहीं लग रहे कि फर्दर कुछ फंड रेज होंगे। रियल एस्टेट, इंफ्रा और पावर सेक्टर में फंड रेजिंग हो सकती है, लेकिन यहाँ भी बैलेंस शीट में इम्प्रूवमेंट के लोवेस्ट इस साल फंड रेज दिखाए QIP के थ्रू। तो 6 साल के निचले स्तर पर है फंड रेज QIP के थ्रू। फिलहाल उतना पॉपुलर ऑप्शन नहीं है और अच्छी बात यह है कि कंपनी की बैलेंस शीट ऑलरेडी सुधरी हुई है। लिक्विडिटी रश में काफ़ी कंपनीज अपने बैलेंस शीट स्ट्रेंथन करी हैं, डेट रीपेमेंट्स करें, तो उस हिसाब से देखें तो एक अच्छी ही चीज़ है इन काउंटर्स के लिए। शुक्रिया अनुपुर ये सारी डिटेल्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। नज़र रखें यहाँ पर आपको काफ़ी सारे काउंटर्स फोकस में आएंगे, बट फोकस में 1-2 और स्टॉक्स जो आते हुए दिख रहे हैं। और टाटा कम्युनिकेशंस 7.5% ऊपर हो चुका है, तो जब से हमने बात करी थी तब से और थोड़ी मूव इस पर आ चुकी है। MCX ये काफ़ी इंटरेस्टिंग काउंटर है, इस पर आपको अच्छी मूव आ रही है। इनफैक्ट सुबह हमने देखा था किरण जी और मुदित जी की तरफ से भी MCX पर हाई कन्विक्शन था। और जैन साहब रिसेंटली काफ़ी बढ़िया बाउंस बैक भी रहा है, करीब 300 रुपये की मूव रिसेंट लो से MCX दिखा चुका है। कोई खास वजह जो बाजार का रिएक्शन और एक्शन वापस MCX की तरफ आ गया? सर वैसे तो अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक था।
नहीं, अंडर परफॉर्मिंग था, बट ओवरऑल देखिए कमोडिटी एक्सचेंजेस में काफी ट्रैक्शन है और एमसीएक्स पर्टिकुलरली अब ऑप्शंस के ऊपर जिस तरीके से फोकस किया पिछले 1-1.5 साल में और वहां पे ट्रैक्शन आने लगा, भले ही आप क्रूड ऑयल का ऑप्शंस देखिए या नेचुरल गैस का देखिए, इवन बेस मेटल्स में और बुलियन में भी, सब में ही धीरे धीरे ट्रैक्शन आने लगा और ओवरऑल ये सारे कमोडिटीज भी अच्छा परफॉर्म कर रही है, उसकी वजह से भी वॉल्यूम्स अब आगे आने वाले दिनों में अच्छा दिखेगा। सब जगह थोड़ी थोड़ी बढ़ोतरी है, इवन हम लोग हमारा भी केस लेते हैं तो थोड़ा बहुत यहाँ पे ट्रैक्शन आया है। एज कम्पेयर टू अदर कमोडिटी एक्सचेंज, एमसीएक्स हैज बीन द सोल परफॉर्मिंग एक्सचेंज इन कमोडिटीज और पर्टिकुलरली जब एनएससी का आईपीओ आएगा तो ये सारे एक्सचेंज इकोसिस्टम वाले स्टॉक्स में काफी अच्छा खासा एक रीवैल्यूएशन होगा या री रेटिंग होगी और वैसा ही मुझे केस लगता है एमसीएक्स में भी। तो बिल्कुल एमसीएक्स में जिन्होंने ले रखा है, इनफैक्ट इस स्टॉक को मुझे याद है मैं अगस्त 2013 में जिस दिन एनएससीएल का केस आया था सामने, उस दिन ये स्टॉक 243 के लगभग नीचे तक पहुंच गया था उस समय पर्टिकुलरली और वहां से आज ऑलरेडी चला हुआ है और अब ये अपने न्यू हाई सर्टेनली दिखाएगा। तो आई एम वेरी बुलिश ऑन द स्टॉक और बिल्कुल लेना चाहिए। जिस तरीके से एआईएफ्स आ रही है, म्यूचुअल फंड्स आ रहे हैं, सब लोगों का इंटरेस्ट आ रहा है, इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट जब कोई एक्सचेंज में आता है तो सर्टेनली कमोडिटीज में आता है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत अभी भी बहुत छोटा है एज कंपेयर टू ग्लोबल कमोडिटी एक्सचेंजेस साइज। तो ये है आपके लिए एक्सचेंजेस पर राय, एमसीएक्स पर राय और ये काउंटर एक्शन में भी आ रहा है। 4% ऊपर आज आपको ट्रेड करते हुए दिखेगा एमसीएक्स का काउंटर। थोड़ी देर में अनिल जी से लेते हैं उनकी फाइनल स्ट्रैटेजी आज की। उससे पहले जय ठक्कर है हमारे साथ तैयार, करते हैं उनका स्वागत। कैश का ऑप्शन स्वागत है जय, गुड आफ्टरनून। काफ़ी एक्टिव हो रहा है बाजार इस समय, आपकी सुबह की कुछ कॉल्स भी बढ़िया मोमेंटम दिखा रही हैं। बैंक निफ्टी की 43,600 की कॉल खरीदवाई थी, उस पर भी अगर कोई अपडेट है तो वो बताएं और फिर जो फ्रेश कॉल है उसके बारे में भी बताएं। वेरी गुड आफ्टरनून टू यू दीपांशु एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी। बिल्कुल दीप, बैंक निफ्टी का 43,600 का कॉल ऑप्शन में अच्छा मोमेंटम 427-430 तक देखने मिला, 330 वाला वहां पे हो गया। इनफैक्ट फिन निफ्टी का कॉल जो था दीप 42 वाला, वो भी लगभग 80 रुपये हो गया, तो ऑलमोस्ट डबल ही हो गया वो। आज एक्सपायरी उसमें है और उसमें एक अच्छा मोमेंटम जो एक्सपेक्ट किया था वो देखने मिला। अब फ्रेश रिकमेंडेशन जो है वो 44,100 के स्ट्राइक के कॉल ऑप्शन में जो अभी ट्रेड कर रहा है 102 रुपये पर दीप। ये 15 दिसंबर की एक्सपायरी का, ये परसों की एक्सपायरी का। फिन निफ्टी की एक्सपायरी तो अच्छी ही रही आज एंड फाइनेंशियल्स में अच्छा मोमेंटम देखने मिला। बैंक निफ्टी की परसों एक्सपायरी है, सो यहाँ पे भी आपको मोमेंटम देखने मिल सकता है। जो हिसाब से यहाँ पे मोमेंटम ऑलरेडी बना हुआ है, 44,000 डेफिनेटली एक रेजिस्टेंस है। आई मीन वहीं पे बैंक निफ्टी अटकते हुआ देखने मिल रहा है, बट देन मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें ये ब्रेकआउट अगर आ जाता है 44 वाला, देन दी 44,200, 44,500 ये सारे लेवल्स आपको देखने मिल जाएंगे। सो जस्ट होपिंग फॉर दैट कि 44,000 के लेवल्स आई एम प्रीएम्प्टिंग बैंक निफ्टी निकाल देगा, तो इसको 102 रुपये में आप खरीदे। यहाँ पे आपको जो स्टॉप लॉस दीपांशु जो लगाना होगा दैट वुड बी 24 रुपीज ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। 24 रुपये पर आप ऑन अ क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगाइएगा तो 78 पॉइंट्स का डाउनसाइड रिस्क हुआ, नियरली अराउंड 2,000 रुपये का। टारगेट जो ऊपर में दीप इसके निकल कर आ रहे हैं, फर्स्ट टारगेट विल बी 235, 235 का। सेकेंड टारगेट इज 310, 310। तो 235, 310 ये दो टारगेट के लिए खरीदे। 44,100 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बैंक निफ्टी का। आउट ऑफ द मनी 44,100 ये है वो कॉल ऑप्शन जहां पर खरीदारी करने की राय। परसों की एक्सपायरी का ही है, ज़्यादा मतलब आगे का नहीं है, परसों की एक्सपायरी का ही है। यहाँ पर आपके लिए खरीदारी करने की राय आती हुई जय की तरफ से। तो एक के बाद एक ये आपके लिए एक्शन में आता हुआ दिख रहा है बैंकिंग स्टॉक्स, और अभी भी यहाँ पर बढ़िया एक्शन दिख रहा है। तो दीप 3-20 की स्ट्रेटेजी आप लेंगे, मैं थोड़ा 3-20 की स्ट्रेटेजी में कुछ विस्तार से एक आध चीज़ बताना भी चाहता हूँ। आइए सर, स्ट्रेटेजी जी। सर अपडेट ये है 100 पॉइंट नहीं तो बट 50 पॉइंट ऊपर तो डाउ फ्यूचर्स को कर ही दिया है सर, 25 पॉइंट ऊपर नाज़डैक फ्यूचर्स को कर दिया है, यूरोप के बाजार को पॉजिटिव कर दिया है। रुपया थोड़ा कमजोर रहा है, अदरवाइज बाकी सारी चीज़ें अच्छी हैं, पॉजिटिव है। क्या करना है सर? बड़े लंबे समय बाद मैं आपको 3:20 पे कह रहा हूँ कि लॉन्ग पोजीशन लेकर जाएं जी। ओके, और फ्रेश भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं। 2 कंडीशन है जी। पहली कंडीशन है, अब आपको डरना घबराना तभी है जब निफ्टी 18,450 के आस नीचे बंद हो।
18,496 95 हमने लोएस्ट क्लोजिंग देखी 18,500 के आसपास की। 50 पॉइंट की और रिस्क मान लो, वैसे तो 100 ही पॉइंट की रिस्क है, लेकिन मान लो 50 पॉइंट की सेफर साइड पे हम हमेशा ये बोल रहे थे कि 5-25 पॉइंट आप अपना अंदाज लगा सकते हैं। सो आपके लिए 100-125 पॉइंट से ज़्यादा की रिस्क नहीं है। 18,450 यानी कि 125-150 पॉइंट ज़्यादा से ज़्यादा, इतनी रिस्क तो आप लेंगे लाइफ हाई पे? लेंगे बिल्कुल। ये 18,450 के स्टॉप लॉस के साथ आपको 18,900 19,000 तक के लेवल के लिए निफ्टी में लॉन्ग पोजीशन बनाना। ठीक है। 18,900 19,000 18,887 के आसपास का हाई है, बिल्कुल पुराने हाई के आसपास वापस पहुंचने की कोशिश करेगा, यानी कि यहाँ से 200-250 पॉइंट की जगह और निफ्टी के लिए अब बन गई है ओके ऊपर की तरफ। पहली चीज, इसलिए आपको कैरी करना है। दूसरी चीज, बैंक निफ्टी हमारा 43,500 पहला टारगेट था और 44,000 दूसरा टारगेट था, याद है आपको जी। जब हम 41,600 के पुराने लाइफ हाई को पार करके भागे तो हमारा ये कहना था कि अब ये 43,500 44,000 के पहले नहीं रुकेगा, करेक्ट? वहां आ गया। अब क्या, अब फिर से एक और बड़ा बोल्ड कॉल, 1000 पॉइंट की जगह और है बैंक निफ्टी में। 1000 पॉइंट की जगह, अब 1000 मतलब ऐसा, मतलब वो गिनना तो 1000 मतलब 1000, 800-900 हो सकता है, 1100 हो सकता है, वो अलग बात है। 100-200 पॉइंट तो ब्रॉड कंडीशन एक ही है। जिस दिन 43,500 के नीचे बंद हो, थैंक यू। जब तक 43,500 के ऊपर बंद हो रहा है 1000 पॉइंट की तेजी के लिए और खेलिए। जब तक 18,450 के ऊपर बंद हो रहा है 250-300 पॉइंट की तेजी के लिए और खेलिए। क्लियर है? क्लियर है, ऑल क्लियर। बस रिस्क ओवरनाइट कभी कभी, जैसे फॉर एग्जांपल अब किसी को डर लग सकता है कि अरुणाचल में चीन और हमारे सैनिक भिड़े, अब ऐसा क्या भिड़ेंगे नहीं भिड़ेंगे या कुछ और होगा नहीं होगा, वो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें किसी को नहीं पता, ना मुझे पता नहीं आपको हो रहा, उसका आपको डर है। 18,450 का पुट ले लो, 43,500 का पुट ले लो, इसके नीचे जाएगा तो आपकी रिस्क कवर होगी। इतनी रिस्क को समझ के आप लॉन्ग पोजीशन बनाए रखें, फ्रेश बनाना चाहें फ्रेश बनाएं, गिरावट में खरीदें, क्रिस्टल क्लियर आपके लिए रहा है, इससे ज़्यादा साफ साफ नहीं बता सकता जी। डन? काफ़ी क्लियर है, बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। ये आज के क्लियर। ओके, तो नया हाई निफ्टी, नया है बैंक निफ्टी, ये क्लियर है। बैंक निफ्टी तो वैसे आज जैसे नया हाई ऑलरेडी बना चुका है, नया रिकॉर्ड क्लोजिंग हाई भी आपको देने की तैयारी में। आइए हिमांशु जी के लिए बिल्कुल हिटमैन हिमांशु। बताएं सर। दीप, एक ऑप्शन ट्रेड है जहां पर काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मुझे लगता है कि देखने को मिल सकता है। कैनरा बैंक के 330 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन कैरी करनी है। 9 रुपए के आसपास जो ट्रेड कर रही है करंट लेवल्स। स्टॉप लॉस मेंटेन करने हैं 7 रुपए के, 12.5 रुपए और 14 रुपए का दो टारगेट्स मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट करता हूँ। कैनरा बैंक की 330 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन में खरीदारी करेंगे 12.5 रुपए और 14 रुपए के दो टारगेट्स के लिए 7 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। दीप, अगर आप कैनरा बैंक का प्राइस सेटअप देखें तो पिछले 10 ट्रेडिंग सेशन से स्टॉक ने 310 रुपए के ऊपर एक अच्छा खासा बेस बनाया और आज उस बेस में से एक रेंज ब्रेकआउट की स्टॉक अटेम्प्ट कर रहा है। डेटा काफी अच्छा बनता हुआ नजर आ रहा है। 325-330 की कॉल्स में अनवाइंडिंग एक्टिविटी है और पीएसयू बैंक्स में जिस तरह की ट्रैक्शन है, मुझे लगता है कैनरा बैंक एक कैचअप मूव दिखा सकता है और उसमें 335-340 रुपए तक का स्पॉट में मूव यहां कल तक देखने को मिल सकता है। तो इसलिए कैनरा बैंक के 330 की स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन में बीटीएसटी करके चलने की सलाह है। 330 की कॉल ऑप्शन खरीद कर जाएं, बीटीएसटी करने की सलाह। अभी आनंद जी आपको कह ही रहे थे पोजीशंस आप कैरी फॉरवर्ड कर लीजिए। बैंक निफ्टी में तो पूरा भरोसा बना हुआ है और बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स भी आपको अच्छी मूव दिखा रहे हैं। एसजेक्स धीमे धीमे बढ़ जा रहा है, आप देखो। बिल्कुल, सॉरी एसजेक्स क्या, सॉरी डाउ फ्यूचर्स, माफ कीजिएगा, 60 पॉइंट अब ऊपर हो चुके हैं, मूव आ रही है, धीमे धीमे बढ़ रहा है। धीमे धीमे बजाज फाइनेंस भी थोड़ा एक्शन में आ रहा है। इसका जो इतनी बुलिश कमेंट्री की, उसमें एक ही चीज बोलना चाहूँगा जी सर, सिर्फ एक रिस्क है और वो ये कि आज का जो डेटा है अमेरिका का महंगाई का डेटा, वो आने वाला मूव मेक और ब्रेक वाला है। सो बड़ा मूव कभी भी आ सकता है। हमारे बाजार उसको प्रीएम्प्ट करके मजबूत हो रहे हैं। रिस्क के हिसाब से 18,450 या 18,500 का पुट और 43,500 का पुट ये लेकर जरूर रखें। आज कल से फिर फ्री हो जाएगा मामला। तो एक दिन हो सकता है या तो अमेरिका आज 200-400 बढ़ जाए या 200-400 घट जाए, तो वो रिस्क हमेशा रहेगी, ये ध्यान में रखिएगा। अच्छा, मुझे एकदम से याद आ गया कि डेटा है आज, तो वो डेटा को देखते हुए थोड़ा सा तैयार है, बट अदरवाइज कोई रिस्क नहीं। ठीक है सर, चलिए डेटा एक वो आ सकता है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। जय के लिए बिगुल, जय का जैकपॉट। बताया जाए। दीप, खरीदना है 6700 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बजाज फाइनेंस का।
128 रुपए ट्रेड कर रहा है अभी। आप 128 से लेके 132 तक खरीदिए इसे। 130 की आपकी एवरेज बनेगी। आपका स्टॉप लॉस लगभग 82 का रहेगा। टारगेट डिप यहाँ पे 180 का पहला वाला रहेगा, 225 का दूसरा रहेगा। सो 180 एंड 225 ये दो टारगेट्स के लिए आप 6700 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बजाज फाइनेंस का खरीदे। 6800 से लेके 6850 ये इमीडिएटली मुझे नजर आ रहा है इसके टारगेट। नेक्स्ट 2-3 दिनों में, शुक्रवार तक तो आ ही सकता है मैक्स। ऑन द डाउन साइड आई बिलीव दैट कि अब आज का जो लो है 6500 के आसपास का, दैट वुड एक्ट एज अ वेरी क्रूशियल सपोर्ट। आई मीन जब तक वो 6500 के ऊपर है 68-6850 ये दो टारगेट्स आपको बजाज फाइनेंस में देखने मिल सकते हैं। अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे स्टार्ट हुआ है एंड विच कैन हेल्प दिस स्टॉक टू मूव हायर। फाइनेंशियल्स में तो अच्छा मोमेंटम है ही, तो ये शॉर्ट कवरिंग के थ्रू मुझे 6800-6850 लग रहा है। इसीलिए कॉल ऑप्शन 180 से 225 हो जाएगा। 180 और 225 के टारगेट के लिए 6700 का बजाज फाइनेंस का कॉल ऑप्शन। आइए सुमित जी बिना बिगुल के ही बताएंगे अपनी कॉल आखिरी वाली। अनिल जी, बाय का स्टॉक ही रडार पे आया है। जाते जाते जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है उसका अभी भाव चल रहा है 64 रुपए 50 पैसे, 64 रुपए 60 पैसे। स्टॉक का नाम है इरकॉन इंटरनेशनल, जिसका सिंबल है इरकॉन। इरकॉन के अंदर मोमेंटम बन रहा है, लास्ट 2 दिनों के हायर लेवल पे आ चुका है। स्टॉक तेजी के ट्रेंड में है। स्टॉक मैंने बहुत नीचे के लोअर लेवल से रिकमेंड ऑलरेडी किया हुआ है, तो जो लोग पोजीशंस होल्ड कर रहे हैं वो लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें। यहाँ पे फ्रेश खरीदारी करें। 60 रुपए 61 रुपए अभी नीचे में सपोर्ट बनेगा, तो 60-61 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के इरकॉन में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं, पहला टारगेट बनेगा 70 रुपए का, दूसरा टारगेट बनेगा 74 रुपए का। खरीदारी करें 60 के स्टॉप लॉस से 70 से 74 के टारगेट्स के लिए। 74 के टारगेट के लिए इरकॉन रेलवे स्टॉक्स तो वैसे भी आपको बढ़िया मोमेंटम में दिखे हैं। आखिरी मिनट ट्रेड का नई रिकॉर्ड हाई बनाने के बाद नई रिकॉर्ड क्लोजिंग आपको बैंक निफ्टी दिखाने की तैयारी में, और 18600 पर क्लोजिंग दिखाने के लिए आपको निफ्टी दिख रहा है। इस समय कई सारे काउंटर्स की तरफ से आज आपको बढ़िया योगदान दिखा है। बैंक्स आपको बढ़िया मोमेंटम में बनते हुए दिखे थे। टॉप गेनर निफ्टी का इंडसइंड बैंक 2% ऊपर, बजाज फाइनेंस ने अभी अभी मोमेंटम पकड़ा 2% ऊपर। आखिर में आपने सारे के सारे आईटी स्टॉक्स में खरीदारी देखी। मिड कैप आईटी तो बजिंग था ही, इन्फी, एचसीएल टेक, टीसीएस, टेक महिंद्रा, इन सारे काउंटर्स में आखिरी 15 मिनट में आपने खरीदारी देखी। तो कल का ट्रेड काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। 3 दिनों की पिटाई के बाद अब लग रहा है कि आईटी बाउंस बैक के लिए तैयार हो रहा है। इसके अलावा अदानी पोर्ट्स, ओएनजीसी, भारती एयरटेल, सिप्ला, एसबीआई लाइफ, अदानी एंटरप्राइजेस, टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो और साथ ही अल्ट्राटेक, सन फार्मा, ये भी आपको एक्शन में दिखे। एक्सिस बैंक ने आज नया लाइफ हाई बनाया है। टॉप लूजर अपोलो हॉस्पिटल सिर्फ 1.1% नीचे। यूपीएल हिंडाल्को में भी आपने थोड़ी सुस्ती बनती हुई देखी, बट आज दिन था आपके पीएसयू बैंक्स का। यूको बैंक यहाँ पर सर्किट बड़ा उछाल। इंडियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, आईओबी, सारे में आपको बड़ा एक्शन बनते हुए दिखा है। वायदा कारोबार में कई सारे काउंटर्स थे जो आपके रेडार पर है। 7.5% की तेजी के साथ टाटाकॉम, पॉलीकैब में आपने 4.5% का उछाल देखा। एमसीएक्स, एलआईसी हाउसिंग, पीएनबी हालांकि बैन में था। एस्ट्रल, नवीन फ्लोरिन, इन्फोएज, डिक्सन टेक, फेडरल बैंक, कैनरा बैंक, आरबीएल बैंक, आईईएक्स, ग्लेनमार्क और बंधन बैंक, यहां पर भी आपने मोमेंटम अच्छा देखा है। 4.5% नीचे डॉक्टर लाल पाथ लैब्स, लॉरस लैब्स के लिए खराब दिन 3.5% नीचे। दालमिया भारत कल की तेजी को गवाता हुआ। एस्कॉट्स, कोबोटा, कैनफिन होम्स, गोदरेज कंज्यूमर्स, इंडिया वेल्थ हाउसिंग और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये थे आपके यूजर्स आज के ट्रेड में। बट अनिल जी बहुत ही बढ़िया दिन रहा। सेंचुरी लगाकर निफ्टी 18600 के बेहद करीब, और बैंक निफ्टी लो पे खुल के हाई पे बंद हो, इससे बढ़िया क्या चाहिए आपको, है ना। तो नया रिकॉर्ड बनाया है बैंक निफ्टी ने इंट्राडे भी और क्लोजिंग बेसिस पर भी, और निफ्टी ने आपको आज फिर से 18,600 के आसपास लंबे समय बाद 4 दिनों के हाई के आसपास क्लोजिंग देने की कोशिश की है। ये आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन। डाउ फ्यूचर्स 60 अंक ऊपर है इस वक्त, 43,983, 43983, ये इतिहास में दर्ज हो चुका है वो नंबर जो बैंक निफ्टी का अब नया लाइफ हाई माना जाएगा। बाजार बंद होने के बाद के एक्शन पर करिए फोकस। अब तक सुनते थे कि स्मार्टफोन से लोगों की आंखें खराब हो रही है, लगातार फोन देखने से गर्दन में भी दर्द हो रहा है, बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है। तो मेरे को ये बताओ, स्मार्टफोन को क्यों दोष देना है? बच्चों का मन कब मृत्यु जी, जब स्मार्टफोन नहीं थे और जब आप बच्चे थे तब मन लगता था पढ़ाई में? बिल्कुल, देखो सामने एग्जाम्पल है, मंसल जी हैं देखो, बाकी और बहुत सारे हैं, सुमित जी का तो अभी भी नहीं लगता। तो इतने सारे सब लोग हैं, स्मार्टफोन को क्यों दोष देना है? फिर भी चलो स्टडी हुई है कुछ, तो मैं बता दूं आपको, फेसबुक पर ढेर सारे दोस्त हैं लेकिन असल में कोई नहीं। सोशल सर्किल, एक दूसरे से मिलने जुलने का, बातचीत करने का, ये दायरा छोटा होता जा रहा है। और अब तो लोग, ताज़ा रिसर्च ये भी कहती है
कि पति पत्नी के बीच में जो रिलेशनशिप है उसके बीच में भी जो दरार आ रही है ना, इसके पीछे ये मोबाइल फ़ोन ही है। फ़ोन कंपनी वीवो के सर्वे के मुताबिक करीब 88% शादीशुदा लोग ये मानते हैं कि स्मार्टफोन का ज़्यादा इस्तेमाल उनके रिश्तों में खटास पैदा कर रहा है। शाम 6 बजे आपकी खबर आपका फ़ायदा में करेंगे इसी पर चर्चा, कैसे रिश्तों में आ रही खटास को दूर किया जाए। हमारा साथ देंगी डॉक्टर चीनू अग्रवाल, साइकोलॉजिस्ट एंड फाउंडर फीलिंग माइंड्स। पीयूष भाटिया जी होंगी जो कि जानी मानी रिलेशनशिप काउंसलर है, और डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी होंगी जो सीनियर फिजिशियन है। इन तीनों से करेंगे मुलाकात, पति पत्नी और वो मतलब स्मार्टफोन। कोई विशेष टिप्पणी हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से हो तो मुझे बता दें इस खास शो में, और कौन कौन देखेंगे ये भी बता दें, फिर मैं आगे बढ़ूं। कोई भी नहीं देखेंगे? अगर हाँ बोलते तो ऐसा माना जाए जिसके रिश्तों में खटास है। अरे बाबा, आप लोगों को दूसरों को भी तो एडवाइस करना होता है। हर वक्त स्टॉक्स पे ही एडवाइस करेंगे, मार्केट पे ही करेंगे, कभी दूसरी चीजों पे नहीं करेंगे। जैन साहब ऐसे क्या कर रहे हैं? बी स्पोर्टी। मैंने तो वो योलो में किया ना, वो कौन सा वो जो था, वो कौन सा लो था, हाँ वंस लाइफ योलो, उसमें हाँ मारवाड़ी में बोलते यो लो। हाँ वैसे ये अकेले ही देखो तो ठीक है, दोनों मिलके साथ नहीं देखे। हाँ। तो मैं इसलिए पूछता था। बाकी यस, बहुत रेलेवेंट टॉपिक है एंड बहुत बड़ा रीजन है हर चीज में। भले ही आप ऑफिस में भी देख लीजिए या घर में देख लीजिए, बाहर देख लीजिए, हम कोई पार्टी में बैठे तो स्मार्टफोन पे लग जाते हैं। हाँ। आप जहाँ हो रहते नहीं हो। अच्छा, बंसल जी की विशेष टिप्पणी। जी बंसल जी। अनिल जी, मैंने तो हाथ खड़ा करा था, बट अनिल जी अगर इसका आपने टॉपिक रखा होता ना पति पत्नी और स्मार्टफोन की जगह कि कैसे कराता है स्मार्टफोन अफेयर, तो अनिल जी सबके हाथ खड़े हो जाते हैं, सब लोग देखते। तो अनिल जी काफी रिस्की है, काफी तनाव करा रहा है और काफी अफेयर्स भी करा रहा है अनिल जी। क्या बात कर रहे हैं? ये स्मार्टफोन अनिल जी थोड़ा बच के रहना चाहिए। और अनिल जी वो जो गर्दन की दिक्कत है ना, हाँ। उसको अनिल जी इंग्लिश में स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं अनिल जी। हाँ राइट, बराबर है। वो पीछे वो बार बार झुका के, वही दिक्कत हो रही है अनिल जी काफी लोगों के साथ। ये तो वीवो को नया टॉपिक दे दिया बंसल जी ने रिसर्च करवाने का। अफेयर वाला। हाँ, बंसल जी की रिसर्च तो एक कदम आगे है। चलिए, बहुत ही बढ़िया। तो ये है आपके लिए इस पर स्मार्टफोन पर विशेष शो, मिस मत कीजिएगा, पति पत्नी और स्मार्टफोन। तवांग में चीन के गलत इरादों का भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया है, और भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों को पीछे खदेड़ दिया है। यही वजह कि अब चीन भारत के एक्शन से टेंशन में नजर आ रहा है। चीन की तरफ से बयान जारी हुआ है, उसमें कहा है कि सीमा पर हालात अब स्थिर है, वहीं दूसरी तरफ वो सीमा पर हथियार बढ़ाने में भी जुटा है। इंडिया 360 डिग्री में प्राइम टाइम पर हम आपको बताएंगे आखिर क्यों चीन की टेंशन बढ़ी और LAC पर भारत की तैयारी क्या है। भारत एक्शन में, चीन आया टेंशन में, ये हमारी कवर स्टोरी। मुंबई की हवा दिल्ली से जहरीली होने लगी है। AQI लेवल बेहद खराब स्तर पर पहुंच चुका है। आखिर किन वजह से मुंबई में बढ़ रहा है प्रदूषण और इस पर नियंत्रण के क्या है उपाय, क्या करना चाहिए, बताएंगे हम। प्रदूषण की मार, मुंबई बीमार, ये एक और कवर स्टोरी जो आपके लिए। पिछले 4 दिनों का हाईएस्ट क्लोजिंग था निफ्टी का 18,609, आज वहीं पर जाकर बंद हुए 18,608 पर, और बैंक निफ्टी 43,946 पर जाकर हुआ है बंद और लाइफ टाइम हाई। विदा लेने का वक्त। धन्यवाद बंसल जी, सुमित जी, जय ठक्कर साहब और सिमी जी का। धन्यवाद जैन साहब का, और साथ ही साथ नितिन जी और हिमांशु जी का भी। कल सुबह आप सबसे होगी मुलाकात। मुझे दीप को दीजिए इजाजत।